कर सकते हो रिकॉर्डिंग भी। Yeah, okay, thank you. Good afternoon, friends. Good afternoon. And today we are going to discuss with the different yogas. Yogas का मतलब होता है कि certain combination of planet या कुछ planet की एक particular position. तो उसकी वजह से कुछ योग बनते हैं ज्योतिष में, और योग बनने का फर्क ये पड़ता है कि it entirely changes the complexion of the horoscope. क्योंकि हम लोग बहुत प्लैनेट की बात करते हैं कि प्लैनेट यहाँ प्लेस्ड है, इस हाउस में है, इस साइन में है, बट जब ये योग बन जाते हैं तो वो सब चीजें सुपरसीड हो जाती हैं एंड योगा स्टार्ट एक्टिंग। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सबको कि हमें एक आइडिया हो कि कौन कौन से योग बनते हैं और उनका क्या इम्प्लीकेशन होता है, क्या इम्पैक्ट होता है आपके हॉरोस्कोप पर। और आज हम विल स्टार्ट विद द बेसिक योगास, जो बहुत ही एक कॉमन योगास हैं, उनके बारे में बात करेंगे, और धीरे धीरे वी विल गो टू मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड इम्पोर्टेंट योगास आल्सो। और जैसा मैंने कहा कि योगा से पूरा हॉरोस्कोप का कम्प्लेक्शन चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले हमें ये भी देखते हैं हम हॉरोस्कोप में कि ऐसा कुछ तो नहीं है कि बहुत सारे योग बन रहे हों। आपने वैसे भी सुना ही होगा कि राजयोग वगैरह भी होते हैं, और उनके जब रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं तो जो बाकी प्लैनेट की पोजीशन है वो उतना ज्यादा एक्ट नहीं करती, फिर दिस योगा इज सुपरसीड एक्चुअली। तो हम बहुत ही बेसिक योगों से शुरू करते हैं, और जैसे मैंने कहा कि योगा इज नथिंग बट आइदर ए सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स और द पोजीशन ऑफ सर्टेन प्लैनेट्स इन द हॉरोस्कोप। या तो दो या दो से ज्यादा प्लैनेट का कॉम्बिनेशन होगा, या किसी पर्टिकुलर प्लैनेट की कोई पर्टिकुलर हॉरोस्कोप में पोजीशन होगी, उसकी वजह से ये योग बनेंगे। दूसरी चीज ये भी है कि योग पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। मतलब कुछ के रिजल्ट बहुत अच्छे भी होते हैं और कुछ बिल्कुल हॉरोस्कोप का सत्यानाश भी कर देते हैं, कि जो भी पॉजिटिव इफेक्ट होते भी हैं हॉरोस्कोप में उसको पूरा नलीफाई कर देते हैं। और हम लोग सोचते रहते हैं कि ये इतने बढ़िया योग हैं इस हॉरोस्कोप में, काम क्यों नहीं कर रहे, और उसके रिजल्ट आपको बिल्कुल जीरो मिल रहे हैं, क्योंकि कुछ नेगेटिव योग भी हैं आपके हॉरोस्कोप में और उन्होंने सारे पॉजिटिव योगों को नलीफाई कर दिया। और जितने भी राजयोग हैं आपके हॉरोस्कोप में, देखिए राजयोग आपने बहुत सारे हॉरोस्कोप में देखे भी होंगे और हम डिस्कस भी करेंगे। और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छे अच्छे राजयोग हैं, लेकिन व्यक्ति की या नेटिव की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो हम सोचने लगते हैं कि क्या बात है, इतने बढ़िया राजयोग हैं, और ज्योतिष तो ये कहता है कि ऐसे राजयोग में तो पर्सन शुड गेट ए वेरी हाई स्टेटस, और हो उसका उल्टा रहा बिल्कुल। तो योगों के बारे में एक चीज और भी कही गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, और हम उस चीज को हमेशा भूल जाते हैं और शायद देखते भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये कहा गया कि आपके हॉरोस्कोप में कितने भी बड़े बड़े राजयोग क्यों ना हो, लेकिन जब तक वो ऑपरेट नहीं होंगे, जब तक आपके हॉरोस्कोप में सन और मून का प्लेसमेंट अच्छा ना हो। अगर सन और मून का वेल प्लेस नहीं है तो कितने भी राजयोग क्यों ना हो आपके हॉरोस्कोप में, कोई भी ऑपरेटिव नहीं होगा। और हम लोग सन मून की पोजीशन देखते नहीं है और बाकी योगों की बात करते रहते हैं कि इतने बढ़िया बढ़िया योग हैं, इतने अच्छे योग हैं, ये पता नहीं क्या मिलने वाला है। बट इफ सन एंड मून आर वीक, नो योगा इज गोइंग टू बी ऑपरेटिव एक्चुअली। ये ध्यान रखिए कि जब भी आप राजयोग की बात करेंगे तो अपने हॉरोस्कोप में ये जरूर देख लीजिए कि सन और मून की पोजीशन ठीक है या नहीं है, वो तो एफ्लिक्टेड नहीं है। अगर सन और मून वीक हैं तो कितने भी अच्छे राजयोग आपके हॉरोस्कोप में क्यों ना हो, वो काम नहीं करेंगे, वो ऑपरेटिव ही नहीं होंगे। और ये कहा गया कि कोई भी राजयोग जब तक ऑपरेटिव ही नहीं होता, जब तक सन का प्लेसमेंट उसके हॉरोस्कोप में अच्छा ना हो। तो सन का प्लेसमेंट अगर अच्छा नहीं है तो राजयोग विल नॉट ऑपरेट एट ऑल, वो आपको नजर ही नहीं आएगा, उसका मतलब कभी भी उसके रिजल्ट आपको दिखाई नहीं देंगे। और अगर सन का प्लेसमेंट ठीक भी है, मान लीजिए कि राजयोग ऑपरेटिव भी हो गया, सन इज वेल प्लेस्ड, लेकिन मून का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, तो दैट राजयोगा कैन नॉट बी सस्टेन्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। उसके जो रिजल्ट होंगे बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलेंगे, कुछ ऑपरेट होके वो खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए किसी भी राजयोग को ऑपरेट होने के लिए किसी भी हॉरोस्कोप में ये जरूरी है कि उस हॉरोस्कोप में सन और मून का प्लेसमेंट ठीक होना चाहिए, क्योंकि सन और मून ही दोनों राजा हैं, रानी हैं,
और नेचुरली जब ये प्लैनेट ही जब वेल प्लेस्ड नहीं है तो आपको राजा रानी कैसे बना सकते हैं? हाउ इट इज पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल एक्चुअली। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट, यू हैव टू सी द पोजीशन ऑफ सन एंड मून इन योर बर्थ चार्ट. Then only if they are okay, they are well placed, then only we'll talk about the different Raj Yogas. Otherwise उनका कोई यूज नहीं है आपके हॉरोस्कोप में, क्योंकि वो ऑपरेटिव भी नहीं होंगे. तो हम बहुत ही बेसिक चीजों से हम शुरू करते हैं. एक कुछ योग बनते हैं सन और मून की पोजीशन से. सन देखिए राजा है, जो हमने प्लानिटरी कैबिनेट डिस्कस किया था. सन इज ए किंग एंड मून इज ए क्वीन. ये राजा और रानी है, दे बिलोंग टू द रॉयल फैमिली. अगर आपने थोड़ा सा भी अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखें जो कि बिल्कुल उस टाइप का है, who is having a kingly status, who is having a very high position, और अगर उसको आप अकेले बैठा दीजिए, if he is not along with the advisor, then you will find that he is not acting at all. वो कुछ बात ही नहीं करेगा, कुछ काम ही नहीं करेगा. मतलब वो जो एक्ट करना चाहिए वो नहीं करेगा unless he has a company of the advisors. ये और लोग जब तक उसके पास नहीं आएंगे, जब तक वो कोई काम नहीं करता. he is a useless thing actually. आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखिए जो बहुत ही हाई पोजीशन में हो, और वो लोग जब भी एक्ट करते हैं जब उनके साथ कोई एडवाइस. आप किसी भी मिनिस्टर को देखिए, किसी भी और ऐसे व्यक्ति को देखिए, यू विल फाइंड कि alone they are useless. But as soon as they get the company of their advisors, they become very active. वही चीज यहाँ पर एप्लीकेबल है. सिंपल प्रिंसिपल है कि जब तक सन और मून के आसपास कोई एडवाइजर्स ना हो, कोई और प्लैनेट ना हो, वो एक्ट ही नहीं करते. दे डोंट बिकम एक्टिव. कितना भी स्ट्रॉन्ग सन क्यों ना हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग मून क्यों ना हो, आप कहते रहिए कि सन उच्च का है, मून उच्च का है, और रिजल्ट तो कुछ नहीं मिल रहे. रिजल्ट नहीं मिलेंगे अनलेस कि उनके आसपास जो है कोई प्लैनेट ना हो. और जैसे कि सन है, तो सन के साथ 3 योग बनते हैं. उसको हम कहते हैं वेसी योग, वसी योग और उभयचरी योग. अगर सन के 12th हाउस में, जहां भी सन का प्लेसमेंट है, उससे 12th हाउस में अगर कोई भी प्लैनेट है, और कोई भी प्लैनेट मतलब जैसे मैंने कहा कि मून इज द क्वीन, तो मून से एक्टिवेट नहीं होगा सन. दूसरा यह है कि राहु एंड केतु वो परेशान करते हैं, तो उससे भी एक्टिवेट नहीं होगा. तो मून और राहु केतु को छोड़कर जब सन से 12th हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा होता है, तो हम उसको कहते हैं वेसी योग है. वेसी योग मीन्स कि इट्स अ पॉजिटिव योग. इट मीन्स द सन हैज स्टार्टेड एक्टिंग. सन विल स्टार्ट गिविंग यू द रिजल्ट ऑफ द प्लैनेट सन. अदरवाइज कोई अगर प्लैनेट नहीं होता, और मैं बात कर रहा हूं कि एक्सेप्ट फ्रॉम मून एंड द नोड्स. नोड्स मीन्स राहु एंड केतु. मून और राहु केतु के अलावा कोई जब 12th हाउस में कोई भी प्लैनेट होता है, तो हम उसको वेसी योग बनते कहते हैं. और वेसी योग का मतलब यह है कि सन इज गिविंग यू द फुल रिजल्ट. जो सन के रिजल्ट आपको मिलने चाहिए थे, वो सन एक्टिवेट हो गया, सन ने अपना काम शुरू कर दिया. अगर सन वीक भी है, बट क्योंकि उसके एडवाइजर उसके साथ में आ गए हैं, तो वो कुछ ना कुछ करेगा. ही विल स्टार्ट एक्टिंग. वही हमें चाहिए कि जो प्लैनेट है, जैसा भी हमारे हॉरोस्कोप में प्लेस्ड है, स्टार्ट गिविंग यू गुड रिजल्ट्स. ऐसे ही जब सन के 2nd हाउस में, सन जहां भी प्लेस्ड है उससे 2nd हाउस में अगर कोई प्लैनेट एक्सेप्ट मून एंड द नोड्स, नोड्स मींस राहु एंड केतु, कोई भी प्लैनेट है, तो जो योग बनता है उसको हम कहते हैं वसी योग. तो अगेन purpose is same कि on one side or along with the sun now advisors have come, so the sun will start acting, sun will start giving the good results. Results will depend whether it's a malefic or benefic planet. Malefic होगा sun, तो malefic planet की कंपनी मिलेगी तो और खराब हो जाएगा, बट आपको रिजल्ट उसके मिलने शुरू हो जाएंगे. जो सन का काम है, जो एक्सपेक्टेड है रिजल्ट देना, वो शुरू कर देगा. तो ऐसे ही अगर मान लीजिए कि दोनों तरफ प्लैनेट अगर बैठे हुए हैं सन के 12th हाउस में भी और उससे 2nd हाउस में भी, और ये प्लैनेट होने चाहिए मून और राहु केतु. मून से नहीं होगा एक्टिवेट, मून इज द क्वीन, और राहु केतु जो है वो नोट्स हैं, वो तंग करते हैं एज पर आवर माइथोलॉजी एक्चुअली. तो मून और राहु केतु के अलावा अगर सन के दोनों तरफ प्लैनेट होते हैं, तो उसको हम कहते हैं उभयचरी योग. उभयचरी योग मीन्स कि सन इज वेरी एक्टिव नाउ. सन विल गिव यू ऑल द रिजल्ट्स लाइक fame, status, money, everything what sun can give, it will give you the full result of the sun actually.
तो ये सन के 3 योग हो गए, वेशी योग, वशी योग और उभयचरी योग। सन अगर से 12th हाउस में कोई प्लैनेट है तो वेशी योग बना, सन से अगर 2nd हाउस में कोई प्लैनेट है तो वशी योग बना, और सन से अगर दोनों तरफ प्लैनेट है तो उभयचरी योग बन गया। उभयचरी is the best because now sun has the advisor on both the sides, so it will be fully active in your horoscope. इसी तरह से अगर हम चंद्रमा को लें, बिकॉज शी इज ऑल्सो फ्रॉम द रॉयल, मून इज ऑल्सो फ्रॉम द रॉयल फैमिली, तो अगर मून के 12th हाउस में, एंड अगेन यू सी विल नॉट टॉक अबाउट सन एंड द नोड्स, जैसे कि सन मून से एक्टिवेट नहीं होगा, ऐसे ही मून जो है वो सन से एक्टिवेट नहीं होगा। तो इसीलिए अगर मून से 12th हाउस में प्लैनेट होते हैं अपार्ट फ्रॉम सन एंड द राहु एंड केतु, जो योग बनता है उसको हम कहते हैं अनफा योग, अनफा योग। और जब सन से 2nd हाउस में ये प्लैनेट होते हैं अपार्ट फ्रॉम सन एंड द नोड्स, देन जो योग बनता है उसको हम कहते हैं सुनफा योग। दोनों केसेस में मून स्टार्ट्स वर्किंग, इट स्टार्ट्स एक्टिंग, और जो मून के रिजल्ट होते हैं या माइंड आपका जो है वो चलायमान हो जाता है, काम करना शुरू कर देता है। और अगर मून के दोनों तरफ प्लैनेट होते हैं अपार्ट फ्रॉम सन एंड द नोड्स, तो जो योग बनता है उसको हम कहते हैं दुर्धरा योग, दुर्धरा योग, कि आपका मून जो है अब फुली एक्टिवेट हो गया और मून के रिजल्ट आपको पूरे मिलेंगे। तो इसलिए हम इसको योग कहते हैं, बिकॉज these two planets are very important। जैसा मैंने कहा कि सन या मून कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके आसपास प्लैनेट नहीं है तो दे डोंट एक्ट एट ऑल, उनके रिजल्ट आपको 0 मिलते हैं, वो काम ही नहीं करेंगे, उनके रिजल्ट ही नहीं मिलेंगे, दे विल नॉट गेट एक्टिवेटेड एक्चुअली। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इनको एक्टिवेट करना, या इनके आसपास आपके हॉरोस्कोप में प्लैनेट होने चाहिए। देखिए सन का तो ऐसा है कि मरकरी जो है वो हमेशा रहेगा, या तो आस उसके साथ होगा या एक घर आगे पीछे होगा। तो सन के साथ तो मरकरी जो है योग बनाएगा ही बनाएगा, तो सन तो कुछ तो एक्टिवेट होगा, बट अगेन प्रॉब्लम इज सेम विद सन एंड द मरकरी, दे आर द फादर एंड द सन। तो फादर एंड द सन के साथ वैसा एक्टिवेशन नहीं होगा जो अदरवाइज और एडवाइजर के साथ होता है, बट फिर भी थोड़ा बहुत एक्ट करेगा। बट मून के साथ प्रॉब्लम ये है कि ऐसा कोई प्लैनेट नहीं है, और अगर दोनों तरफ कोई भी प्लैनेट नहीं होता है देन इट बिकम्स वेरी वेरी वीक प्लैनेट, इट डजंट एक्ट एट ऑल। और जो योग बनता है, जो हम बहुत ही एक नेगेटिव योग मानते हैं, अगर मून के दोनों तरफ कोई भी प्लैनेट ना हो, सन और राहु केतु को छोड़ दीजिए, इसके अलावा अगर मून के दोनों तरफ कोई प्लैनेट नहीं होता है, तब जो योग बनता है उसको हम केम द्रुम योग बोलते हैं। आपने नाम भी सुना होगा, इट्स अ वेरी वेरी नेगेटिव योगा, क्योंकि कोई प्लैनेट ही नहीं है, मून कितना भी अच्छा क्यों ना हो आपके हॉरोस्कोप में, इट विल नॉट एक्ट एट ऑल, काम ही नहीं करेगा वो, और मून ही काम नहीं करेगा। इसकी वजह से जो दूसरे राजयोग हैं आपके हॉरोस्कोप में वो भी नलिफाई हो जाएंगे, वो भी एक्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए ये जरूरी है कि मून के कम से कम एक तरफ कोई प्लैनेट हो, कम से कम जो अनफा सुनफा या दुर्धुरा योग में से कोई ना कोई योग बने, जिससे कि जो मून आपकी हॉरोस्कोप में जैसी भी पोजीशन है वो काम करे। अदरवाइज मून तो बेकार हो ही जाएगा और दूसरे जो दूसरे राजयोग हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। और इसीलिए इसको बहुत नेगेटिव योग मानते हैं एस्ट्रोलॉजी में, कि अगर मून के दोनों तरफ कोई प्लैनेट नहीं होता है, और उस योग का नाम है केम द्रुम योग। वो कुछ कंडीशंस में नलिफाई हो जाता है, जबकि मून जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो आपके हॉरोस्कोप में। moon is otherwise very very strong, then even then it can act without the advisors. So us case mein when moon is very very strong and you are very powerful, maybe with the association of Jupiter or the aspect of the Jupiter, and sometimes they say that even if moon and Venus they are in quadrant to each other, then also it gets nullified. तो उस केस में ये जो I have a very small question. जब हम 12th हाउस मून से 12th हाउस सन से 2nd हाउस की बात करते हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेशन कर रहे हैं या क्लॉकवाइज काउंट कर रहे हैं? देखिए जो हम मूव करते हैं, वी आर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। जो हमने एंटी क्लॉक, हाँ, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था हॉरोस्कोप का जो फॉर्मेट है नॉर्थ इंडियन स्टाइल, इन नॉर्थ इंडियन स्टाइल वी मूव एंटी क्लॉकवाइज।
तो Thank इसलिए you. जैसे पहले घर में अगर सन है, या मान लीजिए दूसरे घर में आपका सन का प्लेसमेंट है, तो सन से सेकंड हाउस हुआ थर्ड हाउस, और अगर हम कहेंगे सन से 12th हाउस, वो लग्न हो गया, असेंडेंट हो गया, तो हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। जब मैं सेकंड की बात कर रहा हूं तो एंटी क्लॉकवाइज आगे है, और 12th की बात कर रहे हैं तो वो उसके पीछे है, राइट? जब सन और मून वाले घर में ही होगा प्लेनेट, तब बनेगा योग क्या? ना, जब भी बनेगा नेचुरली, वो तो साथ ही हो गए ना उसके, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और डिग्री में डिफरेंस होता है। व्हाट वी से कि इधर उधर होने का मतलब है कि उसके डिग्री वाइज इधर उधर हो या उसके साथ हो, एक ही बात है, वो तो तभी भी बनेगा। आपने इधर उधर का तो नाम बताया, साथ का नाम नहीं बताया। किसका? नहीं, सेम मतलब मैंने कहा कि वो साथ में कोई एडवाइजर होना चाहिए, वो साथ में भी हो सकता है, इधर उधर भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, बट दे नीड सम एडवाइजर टू एक्ट एक्चुअली। एक ही बात है, साथ में है तो और अच्छा है, राइट? तो साथ में भी हो सकता है, क्योंकि डिग्री वाइज तो वो इधर उधर होगा ही कहीं भी, और साथ में भी है तो भी कोई बात नहीं, फिर भी अच्छा है, कम से कम एक्ट तो करेंगे। तो ये जो केमद्रुम योग है, जब चंद्रमा के दोनों तरफ कोई प्लैनेट नहीं होते हैं, हम राहु सन और राहु केतु को छोड़कर, तो मून जो है एक्ट नहीं करता है, और वो बहुत ही एक नेगेटिव योग है, क्योंकि जो आपका मेंटल स्ट्रेंथ है या जो माइंड है, वो जब एक्ट नहीं करेगा तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। और दूसरा यह है कि जो दूसरे राजयोग हैं आपके हॉरोस्कोप में, वो भी ऑपरेट नहीं होंगे। तो इसलिए केमद्रुम योग को हम बहुत ही एक नेगेटिव योग मानते हैं, और कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति बहुत दुखी होता है, बहुत पॉवर्टी होती है, प्रॉस्पेरिटी नहीं आती लाइफ में, कोई स्टेटस नहीं मिलता, क्योंकि मून इज नॉट वर्किंग एट ऑल, मून इज नॉट एक्टिंग एट ऑल। दैट इज द रीजन एक्चुअली। तो ये सन और मून के योगा है, सिंपल, देयर नथिंग स्पेशल अबाउट देम, बट वंस यू अंडरस्टैंड देन इससे जो प्रिडिक्शन करने में आपको आसानी होगी कि सन का प्लेसमेंट कैसा है, सन कितना पावरफुल है, वो एक्ट भी कर रहा है नहीं कर रहा, ऐसे ही मून जो है वो कितना पावरफुल है, दोनों तरफ एडवाइजर है तो इट्स वेरी वेरी एक्टिव। और अगर एडवाइजर नहीं है तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग पावरफुल, एक्सॉल्टेड या कुछ भी हो, वो एक्ट नहीं करेगा। ये दोनों प्लैनेट के साथ ये प्रॉब्लम है कि जब तक उनके एडवाइजर साथ में नहीं होते, जब तक वो एक्ट नहीं करते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो एक योग होता है, बड़ा कॉमन योग है, जिसको हम बुध आदित्य योग भी बोलते हैं, और इसके बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी है लोगों को कि बुध आदित्य योग क्या है, उसके क्या रिजल्ट मिलेंगे, और किन किन कंडीशन में क्या हो सकता है। पहली चीज तो यह है कि किसी भी योग के रिजल्ट वेरी कर सकते हैं फ्रॉम 10 to 100%। ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर योग है तो उसके रिजल्ट आपके हर हॉरोस्कोप में एक से मिल रहे हैं। रिजल्ट में देयर मे बी वाइड वेरिएशन इन द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? सबसे पहले कि जो प्लैनेट इन्वॉल्व है वो कितने स्ट्रांग हैं, उन प्लैनेट की क्या कैपेबिलिटी है। अगर उन प्लैनेट की खुद की कैपेबिलिटी नहीं है तो योग जो है बहुत पावरफुल नहीं होंगे। सेकेंडली, ये योग जो है किस हाउस में बन रहा है, ये योग जो है वो किस हाउस में बन रहा है। जैसे मैंने कहा था कि हाउसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लगन में बन रहा है, त्रिकोण में बन रहा है, केंद्र में बन रहा है, इट मीन समथिंग एल्स, बट अगर ये त्रिक हाउस में बन रहा है तो इट्स एंटायरली डिफरेंट थिंग एक्चुअली। तो किस हाउस में बन रहा है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। थर्ड इज कि प्लैनेट इन्वॉल्व कौन कौन से हैं, दुश्मन है, फ्रेंड है, न्यूट्रल हैं, तो स्ट्रेंथ ऑफ द योगा विल डिपेंड ऑन दैट। अगर आप दो फ्रेंड हैं तो उनके साथ आपका बहुत ज्यादा अच्छा एक हारमोनियस काम करते हैं आप एक दूसरे के साथ मिलके, तो यू बिकम वेरी स्ट्रांग। अगर दुश्मन मिलेंगे तो नेचुरली फिर उतने स्ट्रांग उसके रिजल्ट नहीं होंगे। और जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि प्लैनेट की स्ट्रेंथ क्या है, प्लैनेट इन्वॉल्व कौन कौन से हैं, और ये योग किस हाउस में बन रहा है, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट रिजल्ट ऑफ दैट योगा। और योगा के रिजल्ट मैंने कहा कि ये 10% भी हो सकते हैं और 100% भी हो सकते हैं, इतना जो वाइड वेरिएशन हो सकता है। और आप कहेंगे कि सेम योग है और इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है। और वैसे भी जब हम योग की बात करेंगे तो जैसा मैंने कहा था कि देश पात्र काल का भी ध्यान आपको रखना है, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए कि दो बच्चे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम में पैदा होते हैं, एक गरीब बच्चे के यहाँ पैदा होता है, एक बहुत अमीर व्यक्ति के यहाँ उसका जन्म होता है, और दोनों में सेम योग हैं,
अगर कोई पर्टिकुलर राजयोग है, कितना भी स्ट्रॉन्ग राजयोग है, बट बोथ आर हैविंग द सेम राजयोग इन देयर हॉरोस्कोप, बट रिजल्ट्स में वाइड वेरिएशन होगा जस्ट बिकॉज देश पात्र काल की वजह से। अगर एक गरीब परिवार में किसी बच्चे का जन्म हुआ और अगर उसके हॉरोस्कोप में वही योग है, तो वो क्या होगा, अगर गवर्नमेंट में क्लर्क भी बन जाएगा तो उसके लिए राजयोग हो गया वो। और एक अगर अमीर व्यक्ति है, उसके हॉरोस्कोप में वही वाला योग है, तो क्लर्क इज नॉट ए राजयोग फॉर हिम। he should get a high status in the government, he should become an IAS officer, IPS officer like that। तो ये योग जो है वो देश पात्र काल की वजह से भी उनमें वेरिएशन होता है, और उसका भी आप ध्यान रखिए हमेशा, क्योंकि हम लोग उसको भी भूल जाते हैं कि ये दोनों का हॉरोस्कोप में तो एक ही योग है, एक तो चपरासी है गवर्नमेंट में, एक IAS ऑफिसर है। व्हाई इट इज सो डिफरेंस एक्चुअली, वो देश पात्र काल की वजह से। क्योंकि एक मान लीजिए कोई लेबर क्लास है, उसके बच्चा पैदा हुआ और बहुत राजयोग है जो दूसरे व्यक्ति के में है, तो उसके लिए तो इफ ही गेट्स ए क्लास 4 स्टेटस इन द गवर्नमेंट, तो दैट इज अ राजयोग फॉर हिम। तो ये देश पात्र काल का भी आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है कभी भी योग का प्रिडिक्शन करने में। अब हम बात कर रहे हैं सन और मरकरी का। बुध आदित्य योग का मतलब होता है कि एसोसिएशन ऑफ सन एंड मरकरी, इनका दोनों का साथ साथ होना, सूर्य का और बुध का। जैसे हम लोगों ने शुरू में बात की थी कि जो सन और मरकरी का मूवमेंट है वो इस तरह से है कि दोनों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कैन बी 29 डिग्री एट ए टाइम। 29 डिग्री से ज्यादा डिफरेंस इन दोनों प्लैनेट के बीच में नहीं हो सकता, क्योंकि इनका मूवमेंट इस तरह से है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस, at least 70-80% cases, you will find that sun and mercury are together, क्योंकि वो एक हाउस का डिफरेंस हो सकता है मैक्सिमम जो है। तो बहुत सारे केसेस में आप देखेंगे 70-75% केसेस में कि ये बुध आदित्य योग बनता है जो सन और मरकरी के कॉम्बिनेशन से। पहली चीज तो यह है कि सन एंड मरकरी क्या है, सन एंड द फादर, फादर एंड द सन का कॉम्बिनेशन है, एसोसिएशन है। तो जब आप नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कि व्हेन फादर एंड द सन आर टुगेदर, व्हाट दे डू, व्हाट द फादर डज, उसके हाथ में डंडा रहता है, एक फादर के हाथ में स्टिक रहती है, और वो व्हाट ही ट्राइज टू डू, वो अपने लड़के को, बच्चे को सिखाने की कोशिश करता रहता है कि कुछ ना कुछ ये सीखे, अच्छा बने, अच्छी पढ़ाई करे और मुझसे भी अच्छा बने ये। तो उसका जो पूरा का पूरा जो कंसंट्रेशन होता है वो इसी चीज पर होता है कि somehow to make the child more intelligent। और वही चीज यहाँ एप्लीकेबल है कि जब सन और मरकरी या बुध आदित्य का योग बनता है तो देन द नेटिव बिकम मोर इंटेलिजेंट, इट मेक्स द नेटिव इंटेलिजेंट। तो सेम पर्पस है यहाँ पर। तो मैंने पहले भी कहा था कि एस्ट्रोलॉजी को याद करने वाली चीज नहीं है, रटने वाली चीज नहीं है, ये सिर्फ आपको अपनी कॉमन सेंस अप्लाई करनी है। और जैसा मैं बता रहा हूँ आपको कि योग के बारे में लोग रटना शुरू कर देते हैं कि बुध आदित्य योग विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि क्या मतलब है, क्या उसका पर्पस होगा, बट वो रटना शुरू कर देते हैं। रटने से कोई फायदा नहीं होगा। पहली चीज तो ये, जैसे मैंने कहा कि इस कॉम्बिनेशन ऑफ सन एंड द फादर, so naturally father tries to make the son more learned, more intelligent, he tries to give him higher education। तो इन सब का पर्पस यही है कि the native becomes more intelligent। तो जो बुध आदित्य योग बनने का उसका जो रिजल्ट है वो ये है कि नेटिव इज हाईली इंटेलिजेंट पर्सन। नाउ जैसा मैंने कहा कि 75% केसेस में होगा बुध आदित्य योग, तो 75% पीपल आर नॉट इक्वली इंटेलिजेंट। आप देखेंगे कि आप नहीं कह सकते कि सबके सब जो है पूरी दुनिया में 75% लोग ऐसे हैं दे आर हाईली इंटेलिजेंट, नो इट्स नॉट देयर एक्चुअली। क्योंकि मैंने कहा कि जो रिजल्ट है किसी भी योग का वो बहुत चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाउ पावरफुल आर द सन एंड द मरकरी, उसकी फादर की कैपेसिटी कितनी है, फादर की क्या क्वालिफिकेशन है, वो कितना सिखा सकता है बच्चे को, एंड मरकरी वो कितना सीख सकता है बच्चा। बच्चे की भी कैपेबिलिटी है, फादर की भी कैपेबिलिटी है। अगर फादर ही इंटेलिजेंट नहीं है तो बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट हो वो क्या सिखाएगा, और अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, तो फादर उसको कितना सिखा सकता है। The most important factor about this yoga is you have to see the strength of these two planets, sun and the Mercury। अगर sun और Mercury दोनों strong हैं, then the question will come of teaching the sun
इट मीन्स द मेकिंग द सन मोर इंटेलिजेंट। पहली चीज तो ये हो गई। एंड उससे भी ज्यादा चीज ये है कि ये किस हाउस में प्लेस्ड है। ये योग का जो प्लेसमेंट है आपके हॉरोस्कोप में किस हाउस में है। अब आप बताइए कि किस हाउस में सबसे अच्छा होना चाहिए। एनीबडी कैन टेल कि अभी तक जो हमने सीखा है फर्स्ट हाउस, पेंडेंट में होना चाहिए। फर्स्ट किसमें? हाउस, फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस में, टेंथ हाउस, तो लियो फर्स्ट सन, फर्स्ट सन। एनीबडी एल्स? देखिए सेकंड हाउस। हेलो हाँ, केंद्र और सर, मैं नरेश, केंद्र और त्रिकोण में हो कहीं? 9th हाउस में। नहीं, आई एम सेइंग कि विच इज द बेस्ट पोजीशन ऑफ दिस योगा। अच्छा, Sir, I think it is 11th house. 11th house is not concerned with the intelligence. Which is the house which is concerned with intelligence? एजुकेशन वाला 4th हाउस या 5th हाउस? Fifth house. Fifth house. We have been Fifth house. discussing that 5th house is the house of intelligence. This is the house of creativity. Yeah, I'm right. This is the house of higher education. So the best position of this yoga is in the 5th house. तो इससे अच्छी कोई पोजीशन नहीं हो सकती। तो नेचुरली अगर सन और मरकरी स्ट्रांग है और it is taking place in the 5th house, then really the person is intelligent. It's a wonderful yoga actually. That is the best position of this yoga. सर 10th हाउस में, सॉरी 5th हाउस में तो सन को बल तो नहीं मिलेगा। किसमें? 5th हाउस में। क्यों? 10th हाउस में उसका बल होता है सर। नहीं, you are talking of directional strength. 10th house में उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, बट डायरेक्शनल स्ट्रेंथ इज नॉट एवरीथिंग, दैट इज ओनली 1/6 ऑफ द पार्ट। बट बिकॉज 5th हाउस इज द हाउस ऑफ क्रिएटिविटी, इट इज द हाउस ऑफ त्रिकोण, तो इट्स अ वंडरफुल पोजीशन, वेरी स्ट्रांग पोजीशन एक्चुअली, और उसी घर में प्लेस्ड हो रहा है जिसमें का जिससे कंसर्न है। So that's why it becomes a very strong yoga in the 5th house. और ये जो आप 10th हाउस की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स सन गेट्स द डायरेक्शनल स्ट्रेंथ द 10th हाउस, बट वी आर टॉकिंग ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, द टोटल पोजीशन ऑफ द हाउस। तो ये 5th हाउस में सबसे अच्छा योग माना जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि जब सन और मरकरी को इकट्ठा रहना ही है, तो मेनी टाइम्स, और rather I will say most of the time, maybe 30-40% of the time, the sun and Mercury are very close. और मैंने कहा था कि जब दो प्लैनेट बहुत आसपास होते हैं तो हम उसको कहते हैं कंबस्ट हो जाना, उसको अस्त हो जाना, उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल 0 हो जाना। So question is कि what will happen if sun and Mercury they are very near to each other, or you can say कि they are within 5 degree of each other. दोनों में अगर 5 डिग्री का डिफरेंस है तब हमने कहा कि प्लैनेट अस्त हो जाता है और उसकी स्ट्रेंथ जो है बहुत कम हो जाती है। तो व्हाट विल हैपन इफ सन एंड मरकरी दे आर वेरी नियर टू ईच अदर, और इन अ सिंपल टर्म यू कैन से दैट दे आर विद इन 5 डिग्री ऑफ ईच अदर। तब क्या होगा? तब ये योगा रहेगा या नहीं रहेगा? तो उसके बारे में कहा गया कि जब देखिए मरकरी को हम नॉर्मली कंबस्ट नहीं मानते हैं, बिकॉज दे हैव टू बी टुगेदर ओनली मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअली, तो नॉर्मली कंबस्ट होने का इतना ज्यादा दोष नहीं लगता है। बट इस केस में जब सन और मरकरी का डिस्टेंस आपस में विद इन 5 डिग्री हो जाता है तो हम ये योग का नाम ही चेंज हो जाता है। इन प्लेस ऑफ बुध आदित्य योगा वी कॉल इट निपुण योग। सो नाउ यू विल आस्क व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुध आदित्य एंड द निपुण योग। बुध आदित्य मैंने कहा कि द पर्सन इज एन ओवरऑल इंटेलिजेंट पर्सन, दैट इज बुध आदित्य योग। एंड निपुण मीन्स यू गेट एक्सपर्टाइज इन सम पर्टिकुलर फील्ड एक्चुअली। यू मे बी अ वंडरफुल मैकेनिक, जैसे बहुत से आपने देखा होगा कार मैकेनिक की आवाज सुनकर पहचान लेते हैं कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, बट दे आर नॉट ओवरऑल इंटेलिजेंट। सम मे बी अ गुड पेंटर, सम मे बी अ गुड राइटर, बट ही मे नॉट बी एन ओवरऑल इंटेलिजेंट पर्सन। तो इसीलिए कहते हैं कि जब सन और मरकरी बहुत पास होते हैं, या मरकरी जब अस्त होता है, या आप कहें कि जब दोनों के बीच का डिस्टेंस
विद इन 5 डिग्री हो जाता है, तो ये बुध आदित्य योग ना रहकर इसका जो नाम है वो निपुण योग है, कि आपको किसी पर्टिकुलर चीज में निपुणता मिल जाती है, आप ओवरऑल इंटेलिजेंट नहीं रहते। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, बिकॉज लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि क्या होगा अगर कंबस्ट हो जाएंगे। तो डिफरेंस यही है कि इन प्लेस ऑफ बीइंग एन ओवरऑल इंटेलिजेंट पर्सन, यू गेट एक्सपर्टाइज इन सम फील्ड एक्चुअली, तो उसको हम निपुण योग बोलते हैं, राइट? Let me show you also, I think that will be better. I'll show you one horoscope, what we have discussed actually. You see this horoscope. यहाँ पर जो सन और मरकरी हैं, सन एंड मरकरी का ये जो योग बन रहा है, कौन से हाउस में बन रहा है? 5th में। 5th हाउस में। So this is the best position of this बुध आदित्य योग, 5th हाउस में बनना। और अगर और किसी पोजीशन में बनेगा, जैसे कि लेट मी सी, दिस इज वेयर इन द 10th हाउस। यहाँ देखिए जो सन और मरकरी का जो बुध आदित्य योग बन रहा है, यहाँ बन रहा है कौन से हाउस में? 10th में। 10th हाउस में। दिस इज आल्सो ए वंडरफुल पोजीशन। और यहाँ देखिए सन और मरकरी के बीच का डिस्टेंस काफी है। एंड दूसरी चीज क्या है कि पहले 10th हाउस है, इस स्ट्रॉन्ग पोजीशन, और ये वीनस है यहाँ पर और जुपिटर उसको देख रहा है। तो दो बेनिफिक प्लैनेट का, या मैं कहूँगा तीनों बेनिफिक प्लैनेट इकट्ठा हैं, तो इट्स अ वेरी पावरफुल पोजीशन ऑफ 10th हाउस। और ये जो मैंने दोनों हॉरोस्कोप दिखाए, एक अनिल अंबानी का है, एक टीना अंबानी का है, तो दोनों में बुध आदित्य योग बन रहा है एंड इट्स अ वंडरफुल योग एक्चुअली। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कौन से हाउस में बन रहा है, उसका क्या हमें रिजल्ट मिलना चाहिए। और ये ध्यान रखिए कि जब दोनों बहुत पास पास हैं तो हम उसको बुध आदित्य योग नहीं बोलते, उसको हम निपुण योग बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट योग है उसको वी कॉल इट गज केसरी योग। गज केसरी, गज माने हाथी, केसरी माने शेर। जिस व्यक्ति के पास हाथी और शेर हो, वो किसके पास होंगे? वन हु इज वेरी वेल्दी पर्सन, हु इज वेरी प्रॉस्पेरस पर्सन। तो दिस योगा इज कंसर्न्ड विद द वेल्थ ऑफ द पर्सन, उसकी प्रॉस्पेरिटी से इसका लेना देना है। जैसे मैंने कहा कि जो बुध आदित्य योग है वो आपके इंटेलिजेंस से कनेक्टेड है, और ये जो गज केसरी योग है वो आपके प्रॉस्पेरिटी से कनेक्टेड है। आपके पास कितना पैसा है, कितने वेल्थ है आपके पास। तो दोनों में एक अंतर हो गया, दोनों में एक इंटेलिजेंस से कनेक्टेड हो गया, एक आपके वेल्थ से कनेक्टेड हो गया। तो गज केसरी योग कहते हैं कि जब मून एंड जुपिटर, ये दो प्लैनेट हैं, मून एंड जुपिटर, इफ दे आर इन द म्यूचुअल केंद्रास, एक दूसरे से केंद्र में है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब वो केंद्र में हो, मैं कह रहा हूं कि जब मून और जुपिटर आपस में केंद्र में होते हैं, आपस में केंद्र में होते हैं, आपस में उनकी पोजीशन 1, 4, 7, 10 होती है, तब ये योग आपके हॉरोस्कोप में बनता है। और जैसे कि लेट मी सी इफ आई हैव सम, देखिए यहाँ पर मून है इस हॉरोस्कोप में, ये अभी की पोजीशन है मान लीजिए, और जुपिटर कहाँ पर है? यहाँ पर है। ये टीना अंबानी का हमने हॉरोस्कोप दिखाया था, अभी वही है ये। तो मून यहाँ पर है और जुपिटर यहाँ पर है। अगर आप काउंट करें मून से जुपिटर की पोजीशन तो क्या होगी? 1, 2, 3, 4। और अगर जुपिटर से मून की पोजीशन काउंट करेंगे तो इट विल बी 10 एक्चुअली। तो आपस में रिलेशन क्या हुआ? जो हमने कहा कि 1, 4, 7, 10 पोजीशन होनी चाहिए आपस में, तो वो पोजीशन यहाँ बन रही है। तो ये गज केसरी योग बन गया। दोनों का पहली चीज मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि केंद्र में प्लेस्ड हो हॉरोस्कोप में, ये दोनों आपस में म्यूचुअल केंद्र में होने चाहिए। आपस में इनकी पोजीशन 1, 4, 7, 10 होनी चाहिए। जैसे कि मून यहाँ है, अगर या जुपिटर भी उसके साथ होता तभी भी ये योग बनता।
अब यहाँ पर मून और जुपिटर की पोजीशन जो है 4 और 10 है, तो इसलिए भी जो है ये योग यहाँ पर बना। तो इसलिए इसको हम कहेंगे गज केसरी योग। दिस इज गज केसरी योग हियर एक्चुअली। तो इस तरह से जब भी मून और जुपिटर की पोजीशन आपस में केंद्र में होती है, मतलब आपस में दे आर इन 1, 4, 7, 10 पोजीशन, देन दिस योगा इज फॉर्म्ड, और इसको हमने कहा गज केसरी योग। द पर्सन इज वेरी वेल्दी पर्सन, राइट। तो गज केसरी योग भी हो गया। इसके बाद एक योग बनता है जिसको जैसे कहा कि सन एंड मरकरी का कॉम्बिनेशन है तो बुध आदित्य योग बनता है, ऐसे ही योग बनता है व्हेन देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मून एंड मरकरी। Now you see the difference between sun and the Mercury and the moon and the Mercury. सन मैंने कहा कि हाथ में डंडा लेके फादर उसको सिखाने की कोशिश में लगा रहता है, एंड मदर क्या करती है? When the mother and the son they meet, what they do? सिर्फ प्यार उनके दिखता है कि मतलब जैसे प्यार में बिल्कुल पागल हो जाते हैं कि उनको इतनी खुशी होती है कि मेरा बच्चा आ गया, और माँ कैसी भी हो, बच्चा कैसा भी हो, they feel very happy, very comfortable. उससे अच्छी पोजीशन माँ बेटे की नहीं हो सकती कि जब दोनों इकट्ठे मिलें, और उसमें कोई सिखाने पढ़ाने की बात नहीं होती मोस्टली जो है, बट एक प्यार होता है जो प्यार उमड़ता है, और दोनों को इतना अच्छा लगता है कि they feel very very comfortable in that environment. वही रिजल्ट यहाँ पर है इस योग के, मून और मरकरी के, कि जिन व्यक्तियों के भी मून और मरकरी का कॉम्बिनेशन होता है अपने हॉरोस्कोप में, दे आर वेरी जोवियल इन नेचर, दे फील वेरी कंफर्टेबल इन एनी एनवायरनमेंट, बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मदर एंड द चाइल्ड एक्चुअली। ऐसे व्यक्तियों के साथ आप जाइए, आपको जोक सुनाते हुए चले जाएंगे, कभी आपको बोर नहीं होने देंगे। दे फील सो हैप्पी, हमेशा खुश रहते हैं वो। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये आदमी बोर हो रहा है या परेशान हो रहा है या कुछ इसको परेशानी है, ऑलवेज हैप्पी, क्योंकि वो एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि उससे बेटर एनवायरनमेंट लाइफ में नहीं हो सकता जब आपका माँ और बेटे का आपस में इकट्ठे हो। तो इस योग में जो है हम कहते हैं कि द पर्सन इज वेरी जोवियल इन नेचर। और जब मैंने बताया था कि जो नेचुरल बेनिफिक और मेलिफिक प्लैनेट होते हैं, तो एक चीज मैंने कहा था कि जब भले ही मून और मरकरी इंडिविजुअली मेलिफिक क्यों ना हो, इंडिविजुअली नेचुरल मेलिफिक क्यों ना हो, बट जब दोनों का इकट्ठा हो जाता है कोई भी हॉरोस्कोप में, तो बोथ बिकम बेनिफिक प्लैनेट, बोथ स्टार्ट एक्टिंग एज ए बेनिफिक प्लैनेट। तो वही चीज यहाँ आप देख रहे हैं कि क्योंकि दोनों को इतना अच्छा लगता है, दोनों इतने कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में होते हैं कि दे विल नॉट डू बैड फॉर एनीथिंग, तो दे बिकम नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स। और वही चीज यहाँ पर है कि जैसे ही मदर एंड द सन का आपस में कॉम्बिनेशन हुआ, तो दे फील वेरी हैप्पी, वेरी जोवियल पीपल, वेरी कंफर्टेबल पीपल। उनके साथ आप रहिए, आपको बहुत मजा, अलग ही तरह का मजा आएगा। फिर किसी भी हाउस में या सिर्फ फोर्थ हाउस में? नहीं, एनी हाउस, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ फोर्थ हाउस, आई एम सेइंग इन एनी हाउस, राइट। तो ये तो हो गया बहुत सुखी इंसान। नाउ वी कम टू बहुत दुखी इंसान, कि जिस व्यक्तियों के मून और सैटर्न का एसोसिएशन होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो इसको हम कहते हैं विष योग। विष योग इसका नाम है कि अगर चंद्रमा और शनि इकट्ठे होते हैं बर्थ के समय। अब देखिए, चंद्रमा और शनि जब इकट्ठे हैं, इट मींस योर बर्थ हैज टेकन प्लेस ड्यूरिंग द साढ़े साती, and that too in the second phase of साढ़े साती when the Saturn is exactly over the moon। और मैंने कहा था कि मून जो है आपका माइंड है, and Saturn puts pressure on the mind, और जब माइंड के ऊपर प्रेशर करता है तो आपको परेशानी होती है आपको लगता है कि पता नहीं मेंटल टेंशन क्यों बढ़ गया सडनली जो है, और आप किसी ना किसी वजह से मेंटल टेंशन में आ जाते हैं। मैं रिजल्ट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि रिजल्ट में भी गुड और बैड ड्यूरिंग साढ़े साती, बट वन थिंग इज डेफिनेट दैट व्हेनेवर द साढ़े साती विल ऑपरेट, यू विल बी अंडर लॉट ऑफ मेंटल टेंशन। और जैसे मैंने कहा कि रिजल्ट अलग अलग हो सकते हैं। देखिए, मून अगर मान लीजिए आपका बहुत स्ट्रांग है
और उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो आप क्या करेंगे? यू विल डू समथिंग गुड, उसका आप रिसर्च करेंगे या कुछ उसका यूटिलाइजेशन करेंगे, अच्छे डिसीजन लेंगे। और ऐसा ही अगर एक व्यक्ति है जिसका मून बहुत कमजोर है, ऑलरेडी बहुत माइंड उसका वीक है, और उसके ऊपर अगर प्रेशर पड़ गया तो क्या होगा? बहुत दुखी हो जाएगा। तो result may be entirely different. That will depend on the position of moon as well as Saturn. But जब भी 7.5 हो या जब भी moon और Saturn आसपास आते हैं तो you get under lot of mental tension. तो जिस व्यक्ति का जन्म के समय ही ये पोजीशन रही हो तो it becomes a part of the personality. एक परमानेंट पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी बन जाता है कि वो इंसान हमेशा दुखी इंसान रहता है। कितना भी अच्छा उसको एनवायरनमेंट आप दे दीजिए, कितनी भी अच्छी पोजीशन दे दीजिए, सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे पार्टी में, बट वो व्यक्ति जो है एक कोने में बैठ के पता नहीं क्या उल्टा सीधा सोचता रहता है। और क्योंकि वो नेचर का पार्ट बन गया उसका, वो चेंज भी नहीं हो सकता। जब भी देखिए ऐसे व्यक्ति, आप कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा एनवायरनमेंट हो, कितनी भी अच्छी पोजीशन हो, आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन जो मून सैटर्न वाले लोग होंगे वो कहीं कोने में बैठ के कुछ अपने दुखी हो रहे होंगे, कुछ उनके दुख की बात जबरदस्ती कहते हैं ना, कुछ लोग अपने आप को दुख बुला लेते हैं, तो उस टाइप के लोग होते हैं। दे वेरी पेसिमिस्टिक, दे वेरी नेगेटिव इन थिंकिंग, और हमेशा दुखी रहना। तो नॉर्मली जब हम शादी वगैरह की बात भी करते हैं तो वो भी देख लेते हैं कि ऐसे व्यक्ति से शादी करने से क्या फायदा, ये तो जिंदगी भर दुखी बस ही रहेगा। तो ये जो मून सैटर्न का कॉम्बिनेशन है, ये इस टाइप का कॉम्बिनेशन है कि एक नेचर आपकी इस टाइप की बन जाती है कि आप जिंदगी भर दुखी रहते हैं, जिंदगी भर आपका जो पेसिमिस्टिक नेचर बन जाता है, नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है, उल्टे सीधे आप हमेशा अच्छी चीजों में भी आप कुछ गलत चीजें ढूंढते हैं, उस टाइप का नेचर बन जाता है। और ऐसे व्यक्तियों का नेचर जो है वो वाकई में खराब होता है और आपको कभी उनके साथ मजा भी नहीं आएगा। तो ये तो हो गया मून और सैटर्न का कॉम्बिनेशन। अब मान लीजिए कि मून और राहु का कॉम्बिनेशन है आपके हॉरोस्कोप में, मून एंड राहु, तब क्या होगा? देखिए, एक तो मून माइंड हो गया एंड राहु क्रिएट्स कंफ्यूजन। तो एक सिंपल सी बात हो गई कि यू आर ऑलवेज इन द कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड। आपका डिसीजन मेकिंग बहुत पुअर है, आप हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। बट इसके अलावा मून रिप्रेजेंट्स द लिक्विड दैट यू टेक। जो भी आप लिक्विड पीते हैं वो मून उनको रिप्रेजेंट करता है। और राहु क्या है? राहु इज राक्षस। तो राहु विल नॉट लाइक टू टेक द नॉर्मल लिक्विड। राहु को कौन सा लिक्विड पसंद होगा? अनलेस सम पॉइजन इज एडेड इन दैट, you make it a hard liquor, then only Rahu will like it. तो वही नेचर ऐसी व्यक्तियों का हो जाता है कि आप देखिए जिनका भी मून राहु का कॉम्बिनेशन होगा, they always have a temptation toward hard drink, smoking, drug and all those things, क्योंकि वो नॉर्मल ये सब चीजें पसंद नहीं करते लेना जो है। और किसी भी केस में देख लीजिए आप कि अगर ये मून और राहु का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो such natives are very tempted toward this hard drink. But मैंने कहा कि आपको देश पात्र काल का हमेशा ध्यान रखिए। दूसरा, मून और राहु में कितना डिस्टेंस है उसका भी ध्यान रखिए। अगर मून राहु में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो नेचुरली वो उसका इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा यह है कि देश पात्र काल का मतलब यह है कि अगर आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं कि वहाँ हार्ड ड्रिंक आपने कभी लिया ही नहीं है, और तो नेचुरली आप नहीं लेंगे। आप ऐसा नहीं कि किसी को भी हॉरोस्कोप में देख के आप कहना शुरू कर दीजिए कि आप तो बहुत शराब पीते हो, दैट इज रॉन्ग एक्चुअली। और इसके अलावा भी अगर मान लीजिए जुपिटर वगैरह का एसोसिएशन है किसी भी योग के साथ, तो वो नेगेटिविटी उसको खत्म करता है, इट प्रोटेक्ट्स, कि वो जो नेगेटिविटी है उसको कम कर देता है। और जो भी आप प्रिडिक्शन करें अपने देश पात्र काल को हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी प्रिडिक्शन को जनरलाइज मत करिए कि कोई भी आए आपके पास और मून राहु का कॉम्बिनेशन और आप उसको बोलना शुरू कर दें कि आप बहुत दारू पीते हैं। आप उसको देख लीजिए कि पहले वो आदमी है। बट वन थिंग इज डेफिनेट, इफ गिवन अ चांस दैट ही और शी विल ऑलवेज हैव अ टेम्पटेशन टुवर्ड दैट, इसमें कोई डाउट नहीं है बिल्कुल भी। जब भी चांस मिलेगा, जब भी मौका मिलेगा, टेम्पटेशन जरूर होगा उसको जो है। तो ये मून और सैटर्न का, मून और राहु का एसोसिएशन हो गया।
इसके बाद एक बहुत अच्छा योग बनता है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ मून एंड द मार्स, चंद्र और मंगल। इसको हम बहुत एक अच्छा, इट्स वेरी पावरफुल लक्ष्मी योग भी उसको बोलते हैं। कि जब भी आपके हॉरोस्कोप में चंद्रमा और मंगल का एसोसिएशन होता है तो इन दोनों के एसोसिएशन होने से जो योग बनता है, कुछ लोग इसको चंद्र मंगल योग भी बोलते हैं, इसको कुछ लोग इसको लक्ष्मी योग भी बोलते हैं। तो जो हमारी एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट हैं, particularly the Mansagri is a very basic book which every one of you should read also. उसमें एक श्लोक लिखा हुआ है, वो कहता है कि चंद्रेण मंगलो युक्तो जन्म कालेन यदा भवेत ता जातस्य गेहम तु लक्ष्मी नेव विमुच्यते। मतलब ये हुआ कि जिस जातक के जन्म के समय चंद्र और मंगल का योग होता है उसकी जन्म पत्री में, उस जातक के घर से लक्ष्मी कभी अपना निवास स्थान नहीं छोड़ती। अब देखिए कितनी बड़ी बात कर दी कि जिस व्यक्ति के चंद्रमा और मंगल का योग होता है हॉरोस्कोप में, उस व्यक्ति के घर से लक्ष्मी अपना कभी निवास स्थान नहीं छोड़ती। The question comes कि how moon and Mars they are connected with the लक्ष्मी। लक्ष्मी कहाँ से आ गई इसमें जो है? तो अगर इनको नेचर समझें प्लैनेट का, जैसे मैंने कहा कि unless you understand the nature and the nature of the planet as well as the science, astrology will be remain difficult for you. And once these characteristics of the sign and the planets are clear, their nature are clear, astrology is nothing. It's a very very simple common sense, nothing else. और मून क्या है? मून हमारा माइंड है। और मार्स क्या है? एनर्जी है। जैसे मैंने कहा कि सैटर्न तो प्रेशर डालता है, तो उल्टा होता है, बट मार्स गिव यू एनर्जी। और मार्स जब माइंड में एनर्जी देगा तो क्या होगा? माइंड गेट्स एनर्जाइज्ड, माइंड आपका एक्टिवेट हो जाएगा, माइंड आपका काम करना शुरू कर देगा। और जब काम करेगा माइंड आपका, naturally we say that we hardly use even 10% of our capacity of the mind, और अगर हमने उसका 10 से 20% भी कर दिया जिस दिन, we can do wonders in the world actually। और वही काम ये कर रहा है यहाँ पर। जैसे ही मून के साथ मार्स का कॉम्बिनेशन हुआ, it starts energizing your mind, it means your mind becomes active। और जब माइंड एक्टिव होगा तो naturally you will develop some स्किल विच इज अनपैरेलल, जो और लोगों में नहीं है। ऐसी स्किल आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। आप कोई रिसर्च करेंगे, कोई इन्वेंशन करेंगे, या कोई ऐसी कला आपके अंदर ऐसी आएगी जो और लोगों में नहीं है। यू बिकम मोर क्रिएटिव पर्सन। और जब इतने क्रिएटिव हो जाएंगे आप, तो पैसे की कमी कहाँ होगी? लक्ष्मी नेचुरली अपना निवास स्थान कभी नहीं छोड़ेगी। उसने गलत नहीं कहा कि ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों के जो घर से लक्ष्मी कभी अपना निवास स्थान नहीं छोड़ती, बिकॉज दे हैव सम अनपैरेलल स्किल which is not there with the other people। So एक क्वेश्चन था छोटा सा जी। और मार्स का कॉम्बिनेशन एक ही हाउस में या 1 4 7 10 एंगल में? आई एम सेइंग इन एनी हाउस, any single house, they both placed together, हाँ, they are placed together, not in 1 4 7 10 angle। no, I'm saying they should be together। Okay। Yeah। तो लक्ष्मी ने अपना निवास स्थान अपने आप ही नहीं छोड़ा, बिकॉज आपके अंदर एक ऐसी स्किल डेवलप हो गई। ये तो लिखा मानसागरी ने। और एक ऐसी हमारी अनदर वेरी पावरफुल बुक, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, जिसको हम वराह मिहिर ने लिखा है। ये वराह मिहिर की बुक है, व्रत जातक उसका नाम है। तो उसमें लिखा है सर मंगल और चंद्रमा और मंगल सम सप्तक योग में हो, आमने सामने हो, तो भी लक्ष्मी योग नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। दे हैव टू बी टुगेदर, दे हैव टू बी टुगेदर, एक साथ होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जब भी बनेगा, वैसे नहीं बनेगा। अच्छा, इसके बाद जो मैंने कहा कि व्रत जातक है, जो वराह मिहिर ने लिखी है बुक, उसमें भी इसके बारे में लिखा। और पता है उसने क्या लिखा? कि जिन व्यक्तियों के चंद्र मंगल योग होता है वो मॉरली इतने खराब होते हैं कि वो अपने घर में भी माँ बेटी भाई बहन के साथ कुछ भी कर सकते हैं। He has gone to that extent कि मॉरली जो है ऐसे लोग बहुत खराब होते हैं। एंड नाउ यू विल आस्क व्हाई। कि दो एस्ट्रोलॉजर हैं, दोनों बहुत ही रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं और बहुत ही जो
स्कॉलर माने जाते थे, उन्होंने अलग अलग बात कैसे लिखी। देखिए माइंड आपका एक्टिवेट हुआ। Now, what I have been telling you that result of any yoga will depend on the position of the planet. ये planet आपके कैसे placed हैं आपके horoscope में। अगर मून ही खराब है, मून ही आपका नेगेटिव की तरफ जा रहा है और मंगल भी खराब है, तो जब माइंड एक्टिवेट होता है आपका, तो यू कैन डू बोथ, यू कैन बी कंस्ट्रक्टिव, यू कैन बी डिस्ट्रक्टिव आल्सो। दोनों तरह से एक्ट कर सकते हैं। दैट ऑल डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ मून एंड मार्स इन योर बर्थ चार्ट। तो प्रोडक्टिव है तो लक्ष्मी तो दोनों केस में आई, कर वो तो उसमें अंतर नहीं आता। यू डू सम प्रोडक्टिव वर्क, गुड वर्क एक्चुअली। और अगर वो ही डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, तो आप जब मून और मार्स की पोजीशन आपके हॉरोस्कोप में खराब है तो बिकम मोर डिस्ट्रक्टिव। और जब डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं तो जितने भी जो दुनिया में उल्टे सीधे काम होते हैं वो ऐसे ही लोग कर पाते हैं, बिकॉज दे हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट। जितने भी टेररिस्ट हुआ, हैकर्स हुआ, या जो भी उल्टे सीधे काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं होते, दे आर वेरी हाईली इंटेलिजेंट पीपल, बट उनका माइंड जो है वो नेगेटिव साइड में चल रहा है, क्योंकि उनके हॉरोस्कोप में मून और मार्स जो है वो नेगेटिव है। और जो मान सागरी ने कहा कि पैसे की कमी नहीं होगी, दैट इज एप्लीकेबल टू देम आल्सो, whether you are doing productive or non-productive or destructive, but there will not be any dearth of wealth in both the cases. दोनों के यहाँ से लक्ष्मी अपना निवास स्थान नहीं छोड़ेगी। बट उसने वराहमिहिर ने इसलिए लिखा कि कुछ जैसे हम लोग देखते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, जैसे हॉरोस्कोप हमारे पास आते हैं या जैसा हमारा माइंड चलता है, उसी हिसाब से हम सोचते हैं। कि सोचा होगा कि अगर मून और मार्स अगर are not well placed, they are negative in the horoscope, naturally then person will become very destructive। और जब बहुत destructive हो जाएगा तो फिर उल्टा सीधा काम करेगा ही वो अपने आप ही। तो उस पॉइंट कैसे गेज करेंगे हम कि वो नेगेटिव है या वो पॉजिटिव है? मून है, मून एंड मार्स है, जैसे मैंने कहा था नीच के हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन है, तो उन सारे केसेस में वो नेगेटिव हो जाता है। अच्छा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हॉरोस्कोप में पोजीशन होती है उन प्लैनेट की, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको देखते हैं। तो ये हुआ आपका कॉम्बिनेशन ऑफ मून एंड मार्स, जिसको हमने बहुत अच्छा एक लक्ष्मी योग के नाम से जानते हैं। और वैसे भी आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति के भी ये कॉम्बिनेशन है उसके पास पैसे की कभी कमी नहीं होती। एंड दे हाईली स्किल्ड पीपल, दे हैव सम अनपैरेलल स्किल जो नॉर्मली लोगों में नहीं मिलेगी। और किसी ना किसी फील्ड में आप देख लीजिए, उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा एक हुनर होगा कि उसकी वजह से उनके पास पैसा जो है बहुत आएगा। अच्छा, और भी जैसे जो इम्पोर्टेंट योगास हैं, तो उसमें हमेशा हम लोग बात करते हैं पंच महापुरुष योग। एक महापुरुष योग होते हैं 5 तरह के, जिसको हम पंच महापुरुष योग बोलते हैं। तो अगर किसी के भी हॉरोस्कोप में इस टाइप का योग होता है महापुरुष योग, तो नेचुरली ही विल अटेन दैट पोजीशन ऑफ महापुरुष। तो वो हम कैसे देखते हैं? पहली चीज तो ये है कि अगर हम सन और मून को छोड़ दें तो बाकी 5 प्लैनेट आपके पास बचते हैं, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न। इन 5 प्लैनेट से ये योग बनते हैं, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न, ये 5 प्लैनेट जो है ये 5 महापुरुष योग बनाते हैं। इनकी 2 कंडीशंस हैं महापुरुष योग बनने के लिए। पहली कंडीशन ये है कि इनमें से जो हमने 5 प्लैनेट की बात की, कोई भी प्लैनेट, पहली चीज ये है कि या तो उच्च की राशि में हो या अपनी राशि में हो। कोई भी प्लैनेट इनमें से या तो उच्च की राशि में हो या अपनी राशि में हो। जैसे मान लीजिए मंगल से बन रहा है, तो मंगल की उच्च की राशि क्या है? 10 नंबर है, कैप्रिकॉर्न है। अपने साइन क्या है? 1 and 8, एरीज एंड स्कॉर्पियो। तो अगर मंगल एरीज में, स्कॉर्पियो में या कैप्रिकॉर्न में है, पहली कंडीशन कि द प्लैनेट शुड बी आइदर इन इट्स ओन साइन और इन द एक्सॉल्टेशन साइन। Second condition is the planet should be in the Kendra. And now I'm talking of Kendra in the horoscope. That is in 1, 4, 7 and 10th house. It should be placed either in 1, 4, 7 or 10th house. तो 2 कंडीशन हो गई महापुरुष योग बनने के लिए। पहली कंडीशन है कि the planet should be either in the exaltation sign or in the
own sign. First condition. And second condition is the planet should be placed in the Kendra house in your horoscope. मतलब 1, 4, 7, 10 हाउसेस में उसका प्लेसमेंट होना चाहिए। अब जो योग बनते हैं, अगर ऐसा प्लैनेट मंगल है जो पंच महापुरुष योग बना रहा है, उसको हम कहते हैं रोचक महापुरुष योग, रोचक महापुरुष योग। तो मंगल है देखिए, और मंगल की वजह से आपका ये योग बन रहा है। मंगल इज वेरी पावरफुल। तो मंगल की क्वालिटीज आपको मालूम है कि मंगल क्या कर सकता है और कैसे महापुरुष योग बना सकता है। जैसे कि आपको डिफेंस में, पुलिस में बहुत हाई स्टेटस मिल सकता है। यू कैन बी वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन, वो भी मंगल की वजह से होता है। या कोई आप ऐसा एडवेंचरस काम करेंगे जिसकी वजह से आपका नाम होगा। तो जो भी मंगल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से आपके अंदर कुछ ऐसी खासियत होगी जिसकी वजह से आप महापुरुष बनेंगे। महापुरुष मीन्स कि यू गेट ए वेरी हाई स्टेटस इन दैट फील्ड। तो ये जो मंगल से बनता है उसको हम कहते हैं रोचक महापुरुष योग। अब मरकरी पर आते हैं कि मरकरी अगर एक्सॉल्टेशन साइन में या अपने साइन में हो, एक्सॉल्टेशन साइन उसका 6 नंबर है और अपने साइन जो है 3 और 6 हैं। इसका मतलब मरकरी अगर 3rd या 6th साइन में होगा और साथ में केंद्र हाउस में प्लेसमेंट होगा उसका, तो उससे जो योग बनेगा उसको हम कहते हैं भद्र महापुरुष योग, भद्र महापुरुष योग। अब नाउ क्वेश्चन इज कि व्हाट इट विल डू मरकरी। और मरकरी की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मालूम है। मरकरी इज अ कारक ऑफ कम्युनिकेशन। यू कैन बी वंडरफुल ऑरेटर, यू कैन बी वंडरफुल राइटर। तो ये कम्युनिकेशन का हो गया। यू कैन बी एन IT एक्सपर्ट आल्सो। Secondly, Mangal also represent diplomacy. You can be a very famous diplomat also. Mercury also represent your marketing abilities. So you can be a very high class marketing person also. तो ये सब जो qualities आपको मिलेंगी मरकरी की वजह से, you can be marketing person, you can be diplomat, you can be very good in communication, you can be a writer, wonderful writer also, you can be a wonderful people who जर्नलिज्म में आप आ सकते हैं। तो उस टाइप की जो एबिलिटीज आपके अंदर होंगी एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल गेट ए हाई स्टेटस। तो ये मरकरी करेगा, आपको महापुरुष बनाएगा। नाउ वी कम ऑफ टू जुपिटर। तो जुपिटर अगर एक्सॉल्टेशन साइन में है या अपने साइन में है, एक्सॉल्टेशन साइन उसका होता है 4 नंबर, अपना साइन है 9 और 12। तो अगर 4, 9, 12 में है और साथ में केंद्र में उसका प्लेसमेंट है, तो जो योग बनता है उसको हम कहते हैं हंस महापुरुष योग। एंड एज यू नो दैट जुपिटर इज ए प्लैनेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी और बहुत अच्छी तरह से आएगी। और जुपिटर जो है वो आपके नॉलेज को का कारक है। तो you gain some wonderful knowledge. You can be a researcher, you can be a professor, you can be a teacher, you can be a spiritual head, you can be a religious head. तो इस टाइप की पोजीशन आपको जो है वो मिल जाती है, जिसकी वजह से आपका काफी नाम होता है। तो वो इस योग को हम कहते हैं हंस महापुरुष योग। Then we come to Venus. और Venus अगर उच्च के साइन में है या अपने साइन में है, उच्च का जो वीनस का साइन है वो 12 साइन है और अपना साइन 2 और 7 है। तो अगर 2, 7, 12 में अगर जब वीनस होता है और साथ में उसका प्लेसमेंट केंद्र हाउस में होता है, तो उससे जो महापुरुष योग बनता है उसको हम कहते हैं मालव्य महापुरुष योग, मालव्य महापुरुष योग। एंड as you know that Venus is a karak of all luxuries, all comforts. It's a karak of creativity also. It's a karak of music, art, entertainment, all those things. So you can be a wonderful actor, you can be a wonderful singer, you can be a wonderful dancer. तो उसमें आपको जो महापुरुष मिलेगा या मतलब हाई स्टेटस मिलेगा, that is because of the Venus. Venus के जो महापुरुष योग बना मालव्य महापुरुष योग। ऐसे ही जब शनि से योग बनता है ये वाला, कि जब शनि उच्च के साइन में हो या अपनी राशि में हो, उच्च का साइन शनि का आप जानते हैं 7 नंबर है, अपनी राशि उसकी 10 और 11 है। तो जब 7, 10 या 11 में होता है तो जो पंच महापुरुष योग बनता है उसका नाम है सस महापुरुष योग, सस, SAS, सस महापुरुष योग। एंड
I told you that Saturn is a karak of the status. Whatever status you get in the life is because of the Saturn only. Without the blessing of Saturn, you cannot get a high status anywhere, either in the service or in the business or in the politics. कहीं आपको high status नहीं मिलेगा. तो इसलिए high status के लिए Saturn की blessing बहुत जरूरी है. और जब ये सस महापुरुष योग बनता है तो person gets a very high status. It may be in the business, it may be in the politics, it may be in the government also. तो उस टाइप से योग बनता है. तो आप देखिए कि पंच महापुरुष योग होने से आपके हॉरोस्कोप में कोई और योग है या नहीं है, और प्लैनेट का प्लेसमेंट कैसा है, तो आपका पूरा कॉम्प्लेक्शन चेंज हो गया एंड यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी हाई स्टेटस इन दैट फील्ड. जबकि और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है आपके हॉरोस्कोप में. तो आपको देख लेना चाहिए कि कोई ऐसा महापुरुष योग तो नहीं बन रहा है इस व्यक्ति के हॉरोस्कोप में. अगर ऐसा बन रहा है तो यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट दैट व्हाइल मेकिंग प्रेडिक्शंस. तो ये पंच महापुरुष योग होते हैं, इनका जनरली हम रेफरेंस करते हैं, रेफरेंस आता है इनका. तो आपको हॉरोस्कोप में आज मैं आपको बहुत ही सिंपल योग बता रहा हूँ, और जो कॉम्प्लिकेटेड है वो अभी नहीं बता रहे हैं, बट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द सिंपल वन ओनली. फिर इसके बाद कुछ योग होते हैं, उसको हम परिवर्तन योग बोलते हैं. परिवर्तन मीन्स की एक्सचेंज ऑफ हाउसेस. एक हाउस का लॉर्ड दूसरे में और उसका लॉर्ड उसमें. जब भी जो कोई भी एक्सचेंज होता है हाउसेस का, जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए कि फर्स्ट एंड द सेकंड हाउसेस हैं, उनके लॉर्ड आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं. और लेट मी गिव यू एन एग्जांपल आल्सो इफ आई हैव. This is the Lagna chart, you can see from here. So what do you see? Do you find any exchange? यहाँ देखिए, ये जो 10th हाउस है, इसका लॉर्ड क्या हुआ? मरकरी. जो 3 नंबर साइन है यहाँ पर 10th हाउस में, इसका लॉर्ड है मरकरी. मरकरी प्लेसमेंट कहाँ पर है? 9th हाउस में. मरकरी का जो प्लेसमेंट है वो 9th हाउस में है. और जो 9th हाउस का लॉर्ड है, 2 नंबर साइन है, उसका लॉर्ड वीनस होता है, वो 10th हाउस में प्लेस्ड है. 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में और 10th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में. तो क्या कहेंगे हम? ये परिवर्तन हो गया, एक्सचेंज हो गया एक दूसरे का. एंड कोई भी एक्सचेंज आपके किसी के भी हॉरोस्कोप में हो, इट मेक्स ए राजयोग. एक भी अगर एक्सचेंज होगा, देन द स्टेटस ऑफ द पर्सन विल बी अबव द नॉर्मल. एक भी अगर एक्सचेंज होगा किसी भी हॉरोस्कोप में, मतलब एक दूसरे के हाउस का एक्सचेंज, कि 9th का लॉर्ड 10th में, 10th का 9th में, या 4th का 5th में, 5th का 4th में, या 7th का असेंडेंट में, असेंडेंट का 7th में. तो इस तरह से एक्सचेंज होते हैं. तो अगर किसी भी व्यक्ति के हॉरोस्कोप में अगर एक भी एक्सचेंज होता है, इट्स नॉट ए नॉर्मल पर्सन, इट्स अबव नॉर्मल. तो हम कहते हैं कि वो एक राजयोग बनता है. और एक है तभी भी ठीक है, 2 है तो नेचुरली इज मच बेटर पोजीशन, और 3 तो रेयर ही होते हैं. 3 वी हैव सीन ओनली इन द केस ऑफ इंदिरा गांधी. शी हैड दिस 3 एक्सचेंजेस व्हिच मेड हर द प्राइम मिनिस्टर. और किसी हॉरोस्कोप में 3 नहीं देखे हम लोगों ने, 2 तक तो देखे हैं. एक तो फिर भी काफी मिल जाता है, लेकिन 2 मिलना भी बहुत मुश्किल होता है. बट नॉर्मली आप देखेंगे कि अगर एक भी एक्सचेंज है, उसको हम परिवर्तन योग बोलते हैं, कि 2 हाउसेस के जो लॉर्ड्स हैं वो आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं. एक का दूसरे हाउस में प्लेस्ड है, दूसरे का उस हाउस में प्लेस्ड है. तो इस तरह से हम इसको परिवर्तन योग हम बोलते हैं. इट्स वेरी पावरफुल. एंड पर्टिकुलरली जैसा मैंने कहा कि जब भी हम राजयोग की बात करते हैं, यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट कि कौन से प्लैनेट इन्वॉल्व हैं, कौन से हाउसेस इन्वॉल्व हैं. जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 9th एंड 10th हाउसेस इन्वॉल्व हैं. एक केंद्र है, एक त्रिकोण है. और प्लैनेट कौन से इन्वॉल्व है? वीनस एंड मरकरी, बोथ आर बेनिफिक प्लैनेट. तो ये जो एक्सचेंज है 9th एंड 10th हाउस का, देयर कैन नॉट बी अ बेटर एक्सचेंज देन दिस. एंड दिस इज नोन एज, व्हेन वी डिस्कस धर्म कर्माधिपति योग, दिस इज द राजयोग इन रेस्पेक्ट टू द प्रोफेशन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर. इससे बड़ा कोई राजयोग नहीं होता प्रोफेशन में, जब 9th और 10th हाउसेस के लॉर्ड का आपस में एसोसिएशन हो जाता है. लेकिन जैन साहब,
जैन साहब इसमें मून तो अकेला बैठा हुआ है, हाँ जी। तब तो ये इफेक्टिव नहीं होगा। नहीं, देखिए इट ऑल डिपेंड्स कि जी मून को जुपिटर देख रहा है, एक्सॉल्टेड जुपिटर देख रहा है, आप देखिए इसको। तो जरूरी नहीं है उसके आसपास बैठा हो, कोई देख रहा है तब भी चल जाएगा। मैंने कहा क्या कहा था कि अगर मून स्ट्रांग है, इफ मून इज वेरी स्ट्रांग, देन ये जो केमद्रुम योग होता है वो नलिफाई हो जाता है। अगर ये जुपिटर का एस्पेक्ट नहीं होता यहाँ पर, देन वी कुड हैव सेड व्हाट यू आर सेइंग। और जुपिटर का नहीं है, मरकरी भी देख रहा है इसको, दो बेनिफिक प्लैनेट देख रहे हैं। और पर्टिकुलरली वी आर कंसर्न विद द जुपिटर, जैसे मैंने कहा था कि अगर जैसे ही जुपिटर के साथ उसका एसोसिएशन होता है, देन मून बिकम्स वेरी पावरफुल। और यहाँ पर क्या है, एक्सॉल्टेड जुपिटर है, उच्च का जुपिटर मून को देख रहा है। तो दैट्स व्हाई ये जो हम केमद्रुम की आप सोच रहे हैं वो अप्लाई नहीं होता इस केस में। थैंक यू। या तो इस तरह का योग और भी हम देख सकते हैं योग, तो इस तरह के, लेट मी सी। यहाँ पर देखिए कैसे हो रहा है ये एक्सचेंज। कैन यू सी, किसी हाउस में एक्सचेंज है यहाँ पर? क्लियर नहीं नजर आ रहा। यहाँ पर देखिए ये जो मार्स बैठा हुआ है, दिस इज इन द साइन नंबर 7, राइट। और वीनस जो बैठा हुआ है, दैट इज इन साइन नंबर 1। तो 8th हाउस का लॉर्ड जो मार्स हुआ वो 2nd हाउस में है, और 2nd हाउस का लॉर्ड जो वीनस हुआ वो 8th हाउस में है। तो यहाँ भी एक्सचेंज हुआ बिटवीन द लॉर्ड ऑफ 2nd एंड द 8th हाउसेस, एंड the result of this will be much different than what you have seen earlier, the exchange between 9th and 10th houses. यहाँ जो exchange हो रहा है, that is not between good houses, और वहाँ जो exchange हो रहा है, that was in a wonderful houses. तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर भी आ जाता है। But exchange is an exchange, परिवर्तन है वो परिवर्तन ही है, उसमें व्यक्ति will not be a normal person, it's always above normal. अगर एक भी एक्सचेंज अगर आप किसी भी हॉरोस्कोप में देखेंगे तो द नेटिव इज ऑलवेज विल हैव अ स्टेटस अबव देन द नॉर्मल। तो ये एक्सचेंज वाला है, ये भी आप ध्यान रखिए। एक्सचेंज आप अच्छी तरह से देखिए और प्रैक्टिस से आएगा आपको, बिकॉज जस्ट बाय हैविंग अ ग्लांस एट द हॉरोस्कोप यू शुड बी एबल टू नो कि कौन कौन से योग हैं इस हॉरोस्कोप में। क्योंकि योग तो बहुत सारे हैं, बट जितने भी योग हैं दे आर ट्राइंग टू चेंज द कंप्लेक्शन ऑफ द हॉरोस्कोप। और सर ये जो मून, ये जो मरकरी, इसका वीनस और मंगल का जो एक्सचेंज हो रहा है अष्टम भाव के स्वामी से हो रहा है जी, तो ये तब भी अच्छा मानेंगे? कभी भी, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि रिजल्ट में भी डिफरेंट, रिजल्ट में भी स्लाइटली लेस देन व्हाट वी डिस्कस्ड इन द 9th एंड 10th हाउसेस। बट किसी भी हॉरोस्कोप में किसी भी हाउस का एक्सचेंज हो, किसी भी प्लैनेट का एक्सचेंज हो, दैट इज ए राजयोग, और वो राजयोग कारक होता ही है। आप कितने भी हॉरोस्कोप देखिए, अगर एक भी एक्सचेंज होगा तो इट मींस समथिंग। रिजल्ट मैंने कहा रिजल्ट में भी डिफरेंट, बट इससे राजयोग, नो डाउट अबाउट इट, चाहे वो अष्टम भाव से हो किसी से भी हो। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, किसी से भी हो। अच्छा। या देन लास्टली वी कम टू अनदर इंपॉर्टेंट योगा जिसको हम कहते हैं लग्नाधि योग या चंद्राधि योग। लग्नाधि या चंद्राधि योग, अगर लगन से, असेंडेंट से 6, 7, 8 हाउसेस में, 6, 7वें, 8वें घरों में, तीनों घरों में से कहीं भी किसी भी हाउस में अगर तीनों बेनिफिक प्लैनेट होते हैं, मतलब मरकरी, वीनस और जुपिटर, लगन से 6, 7वें, 8वें घर में अगर तीनों बेनिफिक प्लैनेट होते हैं तो हम कहते हैं कि लग्नाधि योग बन रहा है। लग्नाधि मीन्स कि द लग्न इज गेटिंग फोर्टिफाइड, लग्न इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। क्यों? क्योंकि अगर 7th हाउस में होगा तो सीधा लग्न को देख रहा है, तो नेचुरली ऑल बेनिफिक्स आर एस्पेक्टिंग द लग्ना, इट इज मेकिंग द लग्ना स्ट्रॉन्ग। 8th हाउस में होगा तो 2nd हाउस को देख रहा है उसके पड़ोस में, और 6th हाउस में दे रहा है तो उससे 12th हाउस में देख रहा है। तो तीनों तरह से ये जो बेनिफिक प्लैनेट होते हैं वो लग्न को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। एंड दिस इज व्हाट यू वांट इन द लाइफ कि और देखिए, जब तक आपका लग्न स्ट्रॉन्ग नहीं है, बाकी हाउस कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो,
आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। और अगर लग्न स्ट्रांग है और बाकी हाउस भले ही वीक हो, तो यू कैन एंजॉय द लाइफ, यू कैन फाइंड आउट द मीन्स की हाउ टू एंजॉय द लाइफ। लेकिन अगर लग्न वीक है तो यू डोंट हैव एनी मीन्स टू एंजॉय द लाइफ। और ऐसे केस में जो तीनों बेनिफिट का जब एसोसिएशन लगन के साथ हो जाता है तो इट्स वंडरफुल राजयोग, जिसको कि हमने लग्नाधि योग कहा, कि लग्न से छठे, सातवें, आठवें घर में तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है। और तीनों बेनिफिक प्लैनेट्स मून, वीनस, मरकरी, वीनस एंड सैटर्न, दीज आर द थ्री बेनिफिक प्लैनेट्स। मरकरी, वीनस एंड सैटर्न, सॉरी, मरकरी, वीनस एंड जुपिटर। तो यहाँ पर मरकरी, वीनस, जुपिटर तीनों जो है ये 8th हाउस में प्लेस्ड है। तो कैसे भी हो सकता है, तीनों में से किसी भी घर में हो, इंडिविजुअल हो, एक साथ हो, बट इन एवरी केस दे विल फोर्टिफाई द लग्ना। तो यहाँ जो तीनों बेनिफिक प्लैनेट देख रहे हैं 8th हाउस में, ये सारे के सारे 2nd हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, और इसलिए जो है ये लग्नाधि योग बन रहा है। इट्स अ पावरफुल, वेरी पावरफुल योग एक्चुअली। ऐसे ही अगर चंद्रमा से 6, 7, 8 हाउसेस में तीनों बेनिफिक प्लैनेट होते हैं, तो जो योग बनेगा वो चंद्राधि योग बनेगा। इट विल फोर्टिफाई द मून, और फोर्टिफाई मून का मतलब मेंटली यू बिकम वेरी स्ट्रांग पर्सन। एंड वंस यू आर मेंटली स्ट्रांग, जैसे हम लोगों ने पाया की बात की थी कि जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ ए पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ द मून वी फील वेरी हैप्पी कि चांदी के पाए में बर्थ हुआ है। Now, this is the actual fortification of moon, mind. And once you have mental strength, you can face any eventuality in the life, any odd thing in the life. And this is what you want, कि हम life में कोई भी problem आए, हम उसको face करके आगे बढ़ें। तो such type of people can do it actually. तो इसलिए उस योग को हम कहते हैं चंद्राधि योग। And again, it's a very, very powerful योग actually, चंद्राधि योग। तो इस तरह से लग्नाधि और चंद्राधि योग बनते हैं। हेलो सर, ये जो चंद्रमा के छठे या 8वें घर में बृहस्पति जो है सकट योग बनाता है। हाँ, उसकी हम बात करेंगे कि चलिए मैं आई विल टेल यू दैट आल्सो, कि एक योग होता है, जैसे हम लोगों ने केमद्रुम योग की बात की, ऐसे ही एक योग होता है जिसको हम सकट योग बोलते हैं, सकट योग। And again, it's very important, and particularly in the South India, the people are very, very particular about this Sakat Yoga. हम लोग नॉर्थ इंडिया में मैंने कम लोगों को देखा है जो जानते हैं इसके बारे में, बट साउथ इंडिया में तो दे आर वेरी, वेरी पार्टिकुलर। और कहते हैं कि ये इतना नेगेटिव योग है कि आपके हॉरोस्कोप में कितने भी पॉजिटिव योग क्यों ना हो, दे आर ऑल यूजलेस, दे बिकम ऑल नलिफाइड इफ देयर इज सकट योग इन योर हॉरोस्कोप। तो फर्स्टली तो यू शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सकट। हिंदी में अगर किसी को पता है तो सकट का मतलब क्या होता है? सकट कहते हैं बैलगाड़ी के पहिए को। बैलगाड़ी, आपने कभी बैलगाड़ी में आप बैठे होंगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि बैलगाड़ी में बैठने का क्या एक्सपीरियंस होता है। तो वो सकट योग वहां से आया। पर सर, जैसे सकट योग में जो बृहस्पति होगा चंद्रमा के दोनों तरफ देखेगा, दूसरे और 12वें घर को देखेगा। नहीं, आई एम कमिंग टू दैट, लेट मी कंप्लीट एक्चुअली। हाँ। तो जो ये जो वर्ड आया सकट, सकट हैज कम फ्रॉम द बैलगाड़ी का पहिया, कि जब बैलगाड़ी में जो एक्सपीरियंस होता है वही आपकी लाइफ में भी यहाँ एक्सपीरियंस होगा। मतलब योर लाइफ विल बिकम वेरी अनस्टेबल। Your life will become very unstable. You will have a lot of problem in the life, always ups and downs. Life can never be stable. जैसे कि बैलगाड़ी में बैठने का जो एक्सपीरियंस होता है वही एक्सपीरियंस यहाँ होता है, कि अगर मून और जुपिटर आपस में 6-8 पोजीशन में होते हैं, मून और जुपिटर आपस में अगर 6-8 पोजीशन में हैं किसी भी हॉरोस्कोप में, तो दैट इज नोन एज सकट योग। और सकट योग में कहते हैं कि जितने भी हमारे पॉजिटिव योग होते हैं लाइफ में, वो सारे के सारे नलिफाई हो जाते हैं। एंड सपोज टू बी वर्स्ट टाइप ऑफ योगा इन ए हॉरोस्कोप। और इसीलिए आई डोंट नो व्हाई in North India the people don't bother much about this yoga, or they don't know about this yoga, but in South India they are very, very particular. और उसमें एक कंडीशन है जिसकी वजह से ये नलिफाई हो जाते हैं योग,
अगर मून या जुपिटर आपस में, सॉरी, मून या जुपिटर में से कोई भी प्लैनेट अगर केंद्र में प्लेस्ड है, मून या जुपिटर में से कोई भी प्लैनेट अगर केंद्र में प्लेस्ड होता है, तब ये योग नलिफाई हो जाता है, फिर ये काम नहीं करता। तो ये भी देख लीजिए कि अगर मून एंड जुपिटर आपस में 6-8 पोजीशन में है, परंतु अगर मून या जुपिटर में से कोई भी एक प्लैनेट अगर केंद्र में बैठा हुआ है, तब ये योग नहीं बनेगा। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ सकट योग, राइट? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, तो आई थिंक ये हमारे योग हैं, और आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट मिस्टर नरेश इज विद अस. He is a wonderful astrologer, very good astrologer, known in India and abroad also. Or in spite of all the problem in the life, he is doing so well in astrology. So he cannot see, actually, that is the problem with him. But in spite of that, he is doing everything. So I'm so happy, and we have been always in touch with each other. So I will also tell him, because he wanted to join today, so his views also I will request. He can just open his video, unmute the video, and then he can speak also. Naresh ji. हाँ जी, अभी करता हूँ सर। और अच्छा, नहीं, वैसे ही बोल दीजिए, चलिए, छोड़िए। अच्छा सर, अच्छा क्या सर, ऐसा था, जैसे मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था। जैसे आपने अभी पंच महापुरुष योगों के लिए बताया जी, तो बहुत लोगों की कुंडली में मैं देखता हूँ कि पंच महापुरुष एक भी नहीं, 2-2 योग हैं, हाँ जी। फिर भी उनका जीवन बिल्कुल साधारण सा है। मैंने क्या बताया आपको कि कोई भी राजयोग ऑपरेटिव नहीं होगा जब तक सन और मून का प्लेसमेंट अच्छा ना हो आपके हॉरोस्कोप में। हाँ जी, हाँ जी। If sun and लेकिन moon, हाँ, sun and जैसे moon मैं are not well placed, any हाँ, राजयोग will not operate at all. हाँ, हाँ, तो बात प्रूव हो गई ना, मतलब जैसे आपने ये बताई बात सन जी और जी, मून। जिस हाँ व्हाट जी, आई एम हाँ सेइंग कि बहुत सारे लोगों के हॉरोस्कोप में बहुत अच्छे अच्छे योग होते हैं, हाँ जी, हाँ लेकिन जी। आप देखते हैं उनकी लाइफ बहुत ऑर्डिनरी है। अब जो 2.5 साल अब जो जन्म होगा बच्चों का, सबको शनि अपनी राशि का मिलेगा, लेकिन सबका जीवन तो अच्छा, दिन भर में जो 33% जो बच्चे पैदा होंगे सबको ये योग भी मिल जाएगा, सश योग, फिर भी सबका नहीं जीवन नहीं तो नहीं अच्छा। नहीं 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 नहीं, दिस शुड बी इन द केंद्र। हाँ, मतलब हाँ, हाँ, जो इसीलिए वो केंद्र का ही बता रहा हूँ जो। हाँ, 1/3 केसेज में मिलेगा, राइट? हाँ, हाँ, बिल्कुल वही मैंने कहा ना, 12 लगन होंगे, 3 बिल्कुल लगन, 4 लगन में तो बन ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो 2-2.5 साल रहेगा मकर, ये जो शनि है इसमें मकर राशि में, जी, तो लेकिन सबका जीवन तो वैसा नहीं होगा जैसे पंच महापुरुष योग में आपने बताया। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सन और मून का प्लेसमेंट भी स्ट्रांग होना चाहिए आपके हॉरोस्कोप में। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए जरूरी है कि मतलब सन और मून जब भी स्ट्रांग होंगे, जब भी ये योग जितने भी हैं वो ऑपरेट होते हैं, नहीं तो नहीं होते। सर एक थोड़ा सा, अब सब जने हैं, मैं कुछ कहना चाह रहा था। जी जैसे सभी के लिए, जैसे आपने केमद्रुम योग के लिए कहा, जी, उसकी जो भी कमियां हैं, केमद्रुम चंद्रमा की, या चंद्रमा केमद्रुम योग में है या राहु के साथ है, तो सारी बुराइयां होती हैं उस जातक में। लेकिन मेरे बहुत खास हैं, जी उनकी कुंडली में भी अभी, जैसे आपने कुंडली अभी जो दिखाई ना, अभी जो जिसमें योग दिखाया था मंगल शुक्र का योग, हाँ जी, कुंडली में चंद्र राहु योग 6ठे घर में है। हाँ तो ये जो हैं बहुत अच्छे इंसान हैं, इनकी जितनी बड़ाई की जाए उतनी थोड़ी। और इन्होंने गवर्नमेंट में बहुत हाई स्टेटस भी लिया, पोजीशन ली। तो यही ज्योतिष की बारीकियां हैं कि हम देख करके कह दें कि चंद्र राहु योग है या केमद्रुम योग है तो जातक ऐसा होगा वैसा होगा। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, आपने हाँ लेट मी जी, टेल यू। हाँ जी, हाँ जी, ये है हॉरोस्कोप। तो पहले हाँ मैंने जी, हाँ कहा कि मैंने आपको बताया था, जब हम मून राहु देखते हैं तो यू हैव टू सी व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लैनेट्स। अगर पास हैं जब भी राहु का इफेक्ट आएगा मून के ऊपर, नहीं तो नहीं आएगा, हाँ जी, पहली चीज। तो यहाँ पर अगर मून और राहु का डिस्टेंस अगर आप देखें तो मून इज 27 डिग्री, यहाँ पर आप देखिए मून इज 27 डिग्री एंड राहु इज 2 डिग्री। अच्छा, So अच्छा, they are far apart. They are like placed in another house. पहली चीज।
और हमको लगता है कि मून यहाँ बहुत वीक है बिकॉज इट इज प्लेस्ड इन द 6th हाउस। लेकिन यहाँ अष्टक वर्ग में इनको 8 पॉइंट मिले हैं मेरे ख्याल। हाँ, तो अष्टक वर्ग अगर आप मून का देखेंगे, हाँ, ये हाँ, है हाँ। मून का अष्टक वर्ग, यू गेट द 8 पॉइंट्स। पूरे पॉइंट्स मिले हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू गेट 8 पॉइंट्स। हाँ बिल्कुल सही। तो मून बिकम्स सो पावरफुल कि हमें जो लग रहा है कि बहुत खराब है या कुछ भी है, बट इट बिकम्स वेरी पावरफुल। तो ये सारी चीजें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो उससे फिर समझ में आएगा कि हाँ यही बात। इतना हाँ, हाँ। सिंपल नहीं है कि मतलब बहुत सारी चीजें हमें देखनी भी है। और देखिए वैसे भी उपाच्य स्थान होता है छठा घर, तो हाँ उपाच्य जी, स्थान हाँ। में कोई प्लैनेट खराब नहीं होता वैसे भी जो है। हाँ जी सर। चलिए, एनी अदर क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहें? अच्छा, जैसे आपने सर बताया सूर्य और बुध का योग 5वें घर में सबसे अच्छा। जी तो मैं आप एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। लता मंगेशकर को तो सभी जानते हैं। जी। उनके 5th हाउस में सूर्य और बुध है वृष लगन में। तो देखो उन्होंने कितना नाम कमाया। हाँ, नेचुरली यू बिकम मोर क्रिएटिव एक्चुअली। 5th हाँ जी, हाउस हाँ में जी। होने से एक क्रिएटिविटी आपकी बहुत हाई लेवल की हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, आप लोग और एनी डाउट यू हैव यू कैन आस्क। सुधीर जी, आप क्या सोच रहे हैं? आप पूछिए। समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। काफी इंटरेस्टिंग है। बट मैंने जैसे कहा ना कि वंस यू अंडरस्टैंड द बेसिक नेचर ऑफ द प्लैनेट इन द साइन, देन इट बिकम्स वेरी इजी। और जब तक आप वो नहीं समझेंगे, जब तक कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल। हमको रेट्रोग्रेड प्लैनेट का कुछ बताइए। वही बताएंगे रेट्रोग्रेड प्लैनेट का। इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, वी विल डिस्कस इन, मे नॉट बी इन दिस क्लास। व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग एक्चुअली बिकॉज दिस इज द बेसिक क्लास, तो इसलिए वो कंफ्यूजन हो जाएगा लोगों को। एंड इट्स रियली गुड थिंग एक्चुअली जो आप बता रहे हैं, तो हम लोग डिस्कस करेंगे उसको डिटेल में। उसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज आई हैव डन लॉट ऑफ वर्क इन दैट एक्चुअली। ओके। हाँ, एंड देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन। आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रेट्रोग्रेड प्लैनेट के बारे में इतना कंफ्यूजन है कि इवन हाईली लर्नेड एस्ट्रोलॉजर हैव सीन, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। तो आपका कंफ्यूजन बिल्कुल ठीक है, वी विल डिस्कस आल्सो, बट नॉट इन दिस क्लास एक्चुअली बिकॉज इट विल ऑल गेट कंफ्यूज्ड एक्चुअली। ओके। क्योंकि हम लोग धीरे धीरे स्टेप वाइज जा रहे हैं, जैसे कि ऐसा ना लगे कि जैसे लास्ट टाइम कह रहे थे कि बीएससी एमएससी सब इकट्ठा हो रहा है, तो ऐसी पोजीशन ना हो दोबारा से जो है। नहीं, अच्छा है, बेसिक्स है, पहले बेसिक समझें तभी आगे बढ़े। हाँ, नेचुरली जब तक आप बेसिक नहीं एकदम से समझेंगे तो आगे फिर बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने का कोई फायदा भी नहीं है। फायदा नहीं फायदा भी नहीं है। है। अब जैसे बेसिक योग के बारे में बहुत लोग याद करते रहते हैं किताबों से कि ये योग में ये होगा, ये होगा। अरे याद करने की जरूरत ही नहीं है। यू नो द नेचर ऑफ द प्लैनेट, यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट योग। ये समझ में आया नेचर क्या प्लैनेट का, हाँ जी, तभी आगे बढ़े। We should understand the nature of the planet का नेचर क्या है। that is the main thing. और astrology is nothing but understanding the meaning of science as well as the planet. और वो ही कोई नहीं पढ़ता। प्रॉब्लम यही है कि जितने भी स्टूडेंट होते हैं हम लोगों के, they never turn the pages of science and the planet. They just want to have direct prediction and it's not possible. फिर आप रटते रहिए कि ये भद्र महापुरुष का क्या रिजल्ट होगा, आप किताबों में रटते रहिए, आप कुछ फायदा नहीं है उसका। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, बलजीत जी बताइए। नहीं सर, आपके एनी अदर क्वेश्चन? रवि जी आप। अनिक जी, मुझे कुछ पूछना था। जैसे जो आपने ये एक्सचेंज वो बताया था ना लॉर्ड्स का, जो जी हाँ, जो राजयोग जैसे बनता है, बिल्कुल। तो जैसे सन एंड जुपिटर का भी अगर होता है तो भी बनता है, किसी का भी हो, एनी प्लैनेट। मून जैसे बहुत वीक है तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। मैंने कहा कि किसी भी राजयोग के लिए वी हैव टू फर्स्ट सी द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट इन्वॉल्व्ड, तो उसका इफेक्ट कम होगा। राजयोग तो है बट उसका इफेक्ट कम होगा। अच्छा, क्योंकि मून के अगल बगल कोई प्लैनेट नहीं है तो मून वीक हो गया। नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। अच्छा। कि जो मून वीक हो गया तो वो तो अलग चीज हो गई कि मून के रिजल्ट आपको उतने अच्छे नहीं मिलेंगे।
लेकिन जो योग बन रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द टू हाउसेस। वो तो काम करेगा ही करेगा, जो वो काम करेगा। हाँ, वीक इन द सेंस कि वो अपने आप एक्ट नहीं करेगा। मून जो है, वो जो मून जो मेन प्लैनेट है आपका, जो मेंटल स्ट्रेंथ देता है, वो काम नहीं कर रहा, बट जो दो हाउसेस में एक्सचेंज हो रहा है वो तो बना ही रहा है राजयोग। अच्छा, और जैसे चंद्र और बुध का आपने बोला ना कि जब ये साथ में होते हैं तो बहुत ही कंफर्टेबल, वो मतलब बहुत अच्छा नीचे रहता है, तो ये भी लाइक किसी भी हाउस में होने से होता है? कहीं भी, हाँ, एनीवेयर इन एनी हाउस। अच्छा सर, जैसे चंद्रमा और बुध को फ्रेंडली तो नहीं मानते? Not friendly, but here we are talking of mother and the son. अच्छा, तो ये उसका नेचर ही बदल गया पूरा का पूरा। जैसे हमने कहा कि बुध आदित्य योग में फादर एंड द सन है, हाँ तो वो तो उसको सिखाने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ प्यार की बात हो रही है। नहीं तो जैसे 12th हाउस में बैठा है तो और भी चीजें उसमें मैटर करती है, कुछ इफेक्ट करता है उसके ऊपर? नेचुरली वो किस हाउस में बैठा है उसका भी रिजल्ट जो है वो डिपेंड करता है। अच्छे हाउस में बैठा है तो उसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे होंगे, खराब हाउस में बैठा है तो कम होंगे उसके रिजल्ट। तो 12th हाउस तो वो हो जाता है ना कर्मों का हिसाब किताब। त्रिक हाउस है तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं होते हैं। केतु और मून एक साथ हो तो क्या उनका कॉम्बिनेशन का क्या इफेक्ट है? क्या होना चाहिए बताइए? मून और केतु क्या करेंगे? कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। कंफ्यूजन तो राहु क्रिएट करता है, मून क्रिएट नहीं करता, केतु नहीं। डिप्रेशन करेगा, डिप्रेशन, फियर, केतु तो डिटैच कर देता है, या तो इंट्यूशन देगा या फिर बहुत डरपोक बना देगा, बहमी बना देगा। हाँ, बहमी बनाते हैं, ये बात सही कही नरेश ने कि ऐसे लोगों को आप देखिए जब मून और केतु का है तो कहीं ना कहीं बहम हो जाता है उनको। कोई हाथ धोते रहते हैं, किसी से हाथ नहीं मिलाते, किसी से कोई कुछ करते हैं, कुछ करते हैं, तो एक मन में जो है ना एक फोबिया टाइप का डेवलप हो जाता है उनका। और इसका कोई टाइम जब इसकी दशा चलेगी जो केतु की, तब ऐसा होगा उसमें? हाँ, ज्यादा उभर जाएगा उस टाइम, बट वो बेसिक नेचर है आपका, वो तो शुरू से ही रहता है। पर ऐसा भी है, जानती हूँ मैं, जिनका ये कॉम्बिनेशन है, पर वो ऐसा उनमें कोई नहीं है कि वो वहमी है या कुछ है, ऐसे कुछ हो सकता है कि व्हाट आई एम सेइंग कि दूसरे प्लैनेट के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि मान लीजिए कि जुपिटर वगैरह या अच्छे बेनिफिक प्लैनेट के साथ एसोसिएशन हो रहा है, डिस्टेंस उनमें बहुत ज्यादा, जैसे मैंने अभी मून और राहु का डिस्टेंस दिखाया आपको, तो पूरा का पूरा अलग हो जाता है वो। या मून मान लीजिए बहुत स्ट्रांग है, जैसे हमने अष्टक वर्गा में दिखाया अभी, तो बहुत सारी चीजें हैं। ये तो हम एक चीज की बात कर रहे हैं, बट इफ यू सी इन टोटलिटी देन द पोजीशन में बी चेंज्ड। अभी तो मैंने दिखाया आपको मून और राहु का, तो सब लोग ये कहेंगे कि तो मून राहु का है तो सारा कंफ्यूजन है, बट द थिंग इज एंटायरली डिफरेंट एक्चुअली। तो हम फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? फ्यूचर तो क्या हम दूसरे की लाइफ देख के हम एस्पेक्ट्स कंसिडर कर रहे हैं, पर हम फ्यूचर तो प्रेडिक्ट कर ही नहीं पा रहे किसी का भी, क्योंकि सब चीजें डिफरेंट एस्पेक्ट्स दिख रहे हैं। हाँ, एक तो बुरी है तो चार चीजें डिफरेंट अच्छी है। बहुत सारी चीजें जब आप सीख लेंगे, उन सबको कंबाइंड आप एप्लीकेशन करेंगे अपने हॉरोस्कोप के ऊपर, देन यू विल बी एबल टू प्रेडिक्ट एन इवेंट। अभी तो व्हाट यू आर डूइंग कि यू आर इन वेरी बिगिनिंग स्टेज। अभी तो आप ABCD सीख रहे हैं, फिर आप सेंटेंस बनाएंगे, फिर आप लिखना शुरू करेंगे, तो थोड़ा टाइम तो लगता है। तो अगर ये मर्क्यूरी और सन के साथ में मून भी उसका उसमें घुसा हुआ हो? हाँ, अब ये बताइए कि चलिए भी उसी में, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वो बुध के साथ मून भी है अगर, तो क्या होगा? मम्मी भी आ गई, पापा भी आ गए और बच्चा भी आ गया, तो माँ प्यार करेगी, पापा डांट लगाएगा और तो पापड़ बन जाएगा, उसकी बॉडी अच्छी हो जाएगी। So, क्या होना चाहिए? Suppose there is an association of sun and moon, what will happen actually? वो पुरानी एक पोएम है ना, वो याद आ गई कि पापा ने डांट दिया, मम्मी ने लड्डू दिया, नाच रहे थे। हाँ, तो चलो ठीक हो गया मतलब। But I tell you one thing कि most of the people they understand that the association of sun and moon is not good actually, क्योंकि आपका जो बर्थ होता है अमावस्या के दिन का है, इसका मतलब। हाँ जी सर, यहाँ पे जैसे माइंड और ब्रेन साथ साथ हो जाएगा तो उनके डिसीजन बहुत अच्छे होंगे। हाँ, बट व्हाट नरेश इज सेइंग कि दे आर द वेरी पावरफुल डिसीजन मेकर बिकॉज सन इज योर विल पावर, मून इज योर इमोशंस। सो दिस इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ विल पावर एंड द इमोशन। जैसे हम कहते हैं ना, दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करके डिसीजन लेते हैं, वो इट्स अ वंडरफुल योग एज फार द डिसीजन। शनि भी घुस जाए तो,
शनि भी नहीं, इसी में। वो तो अलग चीज हो गई, बट आई एम सेइंग कि द एसोसिएशन ऑफ सन एंड द मून, हम लोग नॉर्मली समझते हैं कि खराब है क्योंकि आपका बर्थ जो है वो अमावस्या के दिन है, उस दिन मून को वीक माना गया, बट दे आर वंडरफुल डिसीजन मेकर बिकॉज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ विल पावर एंड द इमोशंस। सर एक क्वेश्चन था, जैसे आपने अभी बताया था हंसा योग जो है वो जुपिटर केंद्र में होना चाहिए। सो अगर किसी फीमेल का मरकरी का लगन हो तो एंड सैजिटेरियस में जुपिटर बैठा हो तो एक तरह से तो वो हंस योग बनेगा, बट बाय योर सेकंड डिस्कशन जहां आपने बताया कि 7th हाउस में जुपिटर इज नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर ए फीमेल। नहीं, वो तो देखिए दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज। व्हाट आई एम सेइंग कि जो पंच महापुरुष योग है दैट इज कंसर्न्ड विद योर स्टेटस। स्टेटस तो आपको मिलेगा, मैरिड लाइफ हो सकती है खराब हो आपकी। हाँ जी, जैसे जयललिता की कुंडली में था यही ये एक मरकरी का लगन था, मिथुन लगन, 7वें घर में बृहस्पति था। हाँ। तो आपकी बात बिल्कुल सही हुई ना कि उन्होंने कितना नाम कमाया, चीफ मिनिस्टर बनी, लेकिन मैरिड लाइफ थी ही नहीं उनकी। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ कि जो वी आर सीइंग फ्रॉम टू डिफरेंट एंगल। व्हेन वी टॉक अबाउट पंच महापुरुष योग वी आर कंसर्न्ड विद द स्टेटस ऑफ द पर्सन, व्हाट इट्स स्टेटस दैट पर्सन इज गोइंग टू गेट। बट हम जुपिटर की 7th हाउस में बात करते हैं दैट इज अबाउट द मैरिड लाइफ। तो ये दो अलग अलग एस्पेक्ट हो गए लाइफ के, तो हो सकता है पॉसिबिलिटीज देयर। तो 7th हाउस सैजिटेरियस है, 7th हाउस में अगर सैजिटेरियस है तो वो रूल्ड बाय जुपिटर हो गया। हाँ। तो उस हाउस पे जुपिटर का एस्पेक्ट रहेगा। नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर वहां कोई पर और प्लैनेट नहीं है, जुपिटर प्लेस्ड है अगर वहां पर 7th हाउस में इन सैजिटेरियस साइन, तो ये पंच महापुरुष योग भी बना। बट व्हाट वी वर टॉकिंग कि इट्स नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज। तो मैरिज के लिए नहीं है, बट पंच महापुरुष योग की जब हम बात करते हैं तो इट्स कंसर्न्ड विद द स्टेटस। हाँ, स्टेटस तो था ही जयललिता के पास, सबको पता ही है इस बात का तो कि कितनी उनके पास प्रॉपर्टी थी, या नहीं, जैसे ज्वेलरी थी या उनके पास जो साड़ियां वगैरह थी या और जो चीजें थी दूसरी, सब जाहिर हुआ था। She got the status also. हाँ, स्टेटस, हाँ जी, वहाँ स्टेटस की बात हो रही है ना। तो ये तो सबको मालूम ही है, जो जानते हैं। जैसे जयललिता जो चीफ मिनिस्टर थी तमिलनाडु की, तो उनका यही था, मिथुन लगन था, 7वें घर में बृहस्पति धनु राशि का ही था। हाँ, तो मैरिड लाइफ खराब कर देता है वो। हाँ जी, थी उनकी मैरिड लाइफ थी भी कहाँ। तो वही चीज है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक स्टेटस है, एक आपकी मैरिटल लाइफ है। जैन साहब, मून और जुपिटर का क्या बनेगा साथ में बैठे हो तो? हाँ जी, मून एंड जुपिटर कहाँ पर से 9वें हाउस में गज केसरी योग बन गया, बढ़िया सा, और क्या चाहिए। हाँ, इसी गुड हाउस। जो हम लोग कह रहे हैं कि मून और जुपिटर अगर आपस में केंद्र में होते हैं तो गज केसरी योग बनता है। तो इससे वंडरफुल गज केसरी योग, एंड जुपिटर इन द 9th हाउस इज ऑलवेज गुड। राशि भी है। चलिए, आई थिंक देयर इज नो अदर क्वेश्चन। सर एक चीज, जैसे जुपिटर मान लो शत्रु राशि का है, गजकेसरी योग भी है, मानो वृष राशि का, तुला का है। वही मैंने कहा कि जो हमें जो प्लैनेट की पोजीशन देखनी है सबसे पहले, कि ये योग में प्लैनेट इन्वॉल्व है उनकी क्या पोजीशन है, तो उसके हिसाब से रिजल्ट कहिए आप। हाँ, मतलब रिजल्ट में कमी या मतलब बढ़ोतरी हो जाएगी। अच्छा, कितना अच्छा, कितना कम अच्छा है। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ। चलिए देन, ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। थैंक यू सो मच। एक छोटी सी बात, जितने क्लास में सब लोग हैं उनसे बस एक यही चीज कहना चाहूंगा, सर बहुत अच्छे हैं। आप सब खुद फील करेंगे समय के साथ कि सर कितने अच्छे हैं। सर से मुझे बहुत कुछ मिला है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सर तो अच्छे हैं, ये सच है। बिल्कुल सही, इतना कुछ सीखने को मिल रहा है हमें। आप खुद महसूस करेंगे समय के साथ, जैसे जैसे आप सर से जुड़ते जाएंगे, उनके मतलब उनके समय के साथ आप खुद इस चीज को मानेंगे। I can tell you, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, बस यही कह सकता हूँ मैं। And Naresh, I tell you, in spite of all the problem,
मैं 30 साल पहले भी जो मेरा टीवी में प्रोग्राम आया होगा ना, इसके पास रिकॉर्ड है उसका अवेलेबल। मेरे पास नहीं है, इसके पास सब चीजें अवेलेबल है। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैं बल्कि एक दिन पूछ रहा था इससे कि तुम मुझे बताओ तो सही, तुम करते कैसे हो? तो कहता है एक दिन मैं आके बताऊंगा सारा कुछ जो है। तो वी शुड गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम पर्सन लाइक नरेश एक्चुअली। सर का बहुत आशीर्वाद है जो मैं सीखना चाहता हूँ, उनके साथ बहुत रोज सीखना चाहता हूँ। जितना सीखूं उतना थोड़ा। आदमी तो हमेशा विद्यार्थी रहता है, तो 20 साल से सीख रहा हूँ। आदमी तो हमेशा ही सीखता है, तो नई नई चीजें जानते हैं, नई नई चीजें हमें पता चलती हैं, हमारी और इजी हो जाता है। तो वही जैसे कहते हैं ना, इंट्यूशन भी आ जाती है, फिर ज्ञान के साथ साथ इंट्यूशन भी आ जाती है, तो हमारा काम आसान होता जाता है। तो ज्ञान की भूख तो रहनी ही चाहिए अगर हम इस प्रोफेशन में वो करना चाहते हैं या इसमें आना चाहते हैं। Certainly. बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक लवली जी कुछ कहना चाहती है, उन्होंने अपना हाथ उठाया हुआ है। कहाँ है लवली जी? पता नहीं। ये आईपैड जो लिखा हुआ है शायद उन्हीं का है। नहीं, मैंने शायद गलती से हाथ उठा लिया, कुछ कहना नहीं चाह रही। ओके, मैंने हटा दिया। ओके, चलिए, आई थिंक थैंक यू सो मच। थैंक यू नरेश, थैंक यू एवरीबॉडी। गुड नाइट। थैंक यू सो मच। See you on Friday then. Okay.